बीरेन जो पहले मॉडर्न दुनिया का एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक मिस्टीरियस सिस्टम से मिलता है जो उसे एक दूसरी दुनिया लॉन्ग कॉन्टिनेंट में ले जाता है। हालांकि जिस तरह की जिंदगी का उसने सपना देखा था वहाँ पहुंचकर उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगले 3 सालों तक बैरन बिना किसी आजादी के सिर्फ एक नौकर की तरह जीता है। रोज दूसरों की सेवा करता हुआ अंदर ही अंदर बैरन कसम खाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे नहीं बीतने देगा। फिर एक दिन उस गाँव पर जहाँ वो रहा करता था एक डेमन कल्ट हमला कर देता है और उनमें से एक मेंबर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बैरन वापस फाइट बैक करता है, लेकिन वो आदमी उसे गले से पकड़कर इतना जोर से दबा देता है कि लगभग उसकी जान जाने ही वाली होती है। जब सब कुछ खत्म होने ही वाला था तभी अचानक एक धार्मिक सेक्ट के स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं और डेमन कल्ट के लोगों को हरा देते हैं। उनकी पावर्स देखकर बैरन पूरी तरह से हैरान रह जाता है और तभी अचानक वो जोर से चिल्लाता है कि वो भी एक इमॉर्टल बनना चाहता है। उसकी ये चीख सुनकर एक बूढ़ा आदमी सामने आता है जो असल में उस सेक्ट का लीडर होता है। वो उस वक्त नए स्टूडेंट्स की तलाश में था और बैरन की इच्छा देखकर उसे अपनाने का फैसला कर लेता है। हम देखते हैं अचानक उसके सामने एक सिस्टम पैनल आ जाता है जिसमें 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, जहाँ पहले 2 ऑप्शंस चुनने पर उसे बूढ़े आदमी का स्टूडेंट बनने का मौका मिलेगा, साथ में कुछ कीमती ट्रेजर्स भी। जबकि तीसरा ऑप्शन होता है सीधा उसे मना कर देना, जिसके बदले उसे सिर्फ एक बेसिक एंट्रीब्यूट पॉइंट मिलेगा। बिना ज्यादा सोचे बैरन तुरंत उस आदमी का पैर पकड़ लेता है और उसे अपना गुरु मान लेता है। उसे लगता है जैसे वो आखिरकार अपने ड्रीम एडवेंचर का मेन कैरेक्टर बन गया हो, लेकिन उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा होता है। वो आदमी उसे सीधा एक माइनिंग एरिया में ले जाता है और बताता है कि सेक्ट ज्वाइन करने के लिए उसे एक टेस्ट पास करना होगा जो कि मिनरल्स माइन करना है। बैरन तुरंत इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है, पर सिर्फ आधा दिन काम करते ही उसका शरीर थक कर टूट जाता है। तभी माइन का सुपरवाइजर उसे डांटता है और लात मारकर बाहर निकाल देता है। इसी पल बैरन को एहसास होता है कि उसका गुरु उसे धोखा देकर यहाँ पर बेच चुका है। फिर से सिस्टम पैनल अपीयर होता है और उसे 3 ऑप्शंस देता है। इस बार वो दूसरा ऑप्शन चूज करता है, सोचता हुआ कि शायद इससे उसे आजादी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बोलता है सुपरवाइजर उसे बुरी तरह मारने लगता है। तब उसे समझ आता है कि असल में सिस्टम चाह रहा था कि वो तीसरा ऑप्शन चूज करे, यानी अपने हालात को एक्सेप्ट करे और माइनिंग जारी रखे। जैसे ही वो मजबूरी में वही करता है, सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है और तुरंत ही उसका शरीर वापस से एनर्जी से भर जाता है। आधी रात के समय कुछ लोग चुपके से वहां आते हैं और सब वर्कर्स को भागने के लिए मनाते हैं क्योंकि गार्ड्स उस वक्त नशे में थे। इस बार सिस्टम 4 ऑप्शन शो करता है और हमेशा की तरह बैरन तीसरा ऑप्शन चूज करता है उनके साथ भागने का फैसला करते हुए। लेकिन अगले ही दिन बैरन पकड़ा जाता है और सबके सामने उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा होता है ताकि बाकी लोगों के लिए ये चीज चेतावनी बन सके। कुछ समय बाद जब वो फिर से माइनिंग कर रहा होता है तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। जब वो देखता है तो आसमान में एक बड़ा सा फायर सर्कल दिखाई देता है। इसी बीच सिस्टम पैनल वापस से अपीयर होता है और बताता है कि एक मिशन है इस भगदड़ का फायदा उठाकर यहाँ से भागना। इस बार बैरन बिना सोचे समझे अपनी जान खतरे में डालकर पहाड़ से नीचे भागने लगता है। वो लगभग एक सुपरवाइजर के हाथों पकड़ा ही जाता, लेकिन तभी एक आदमी अचानक सामने आकर एक ही बार में उस सुपरवाइजर को काट देता है। फिर वो आदमी बताता है कि वो लोग पड़ोसी सेक्ट से हैं और इस माइन को डिस्ट्रॉय करने आए थे। उनकी पावर देखकर बैरन फिर से इम्प्रेस हो जाता है और फैसला करता है ज्वाइन करने का। इसके बाद बताया जाता है कि धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं और अब बैरन ऑफिशियली सेक्ट का मेंबर बन चुका होता है। लेकिन इतने सालों के बाद भी उसकी कल्टीवेशन सिर्फ की रिफाइनमेंट के 5वें लेवल तक ही पहुंच पाती है। सेक्ट के एल्डर्स भी उसे सीरियसली नहीं लेते और उसे कमजोर समझकर कुछ सिखाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। हालांकि बैरन को अब इन सब की आदत सी हो चुकी होती है। 5 सालों में जब भी वो अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने की कोशिश करता है, सिस्टम हमेशा उसे ललचाने वाले रिवॉर्ड से कंफ्यूज कर देता है। और चाहे उसका कल्टीवेशन लेवल कम हो, लेकिन उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स इतने बढ़ चुके होते हैं कि वो अकेले ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हरा देता है। फिर एक दिन सेक्ट के हॉल में दूसरे स्टूडेंट्स उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कभी उनके सामने इम्प्रूव नहीं हुई। तभी वाटर मिरर हॉल सेक्ट की 2 लड़कियां वहाँ पर आती हैं और पूछती हैं कि क्या वो सीनियर बैरन को जानता है। बैरन झूठ बोल देता है कहकर कि वो इंसान सेक्ट को छोड़कर जा चुका है, लेकिन उसका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है जब एक दूसरा स्टूडेंट उसे उसके नाम से बुला देता है। अब मजबूरन बैरन को अपनी असली पहचान माननी पड़ती है। वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि उन्हें माउंटेन से नीचे उतरकर एक एग्जाम देना है और वो चाहती हैं कि बैरन उनका गाइड बने, लेकिन बैरन बिना ज्यादा सोचे सीधा मना कर देता है। इस बात से रेड बालू वाली लड़की जिसका नाम खुलाई होता है वो काफी नाराज हो जाती है क्योंकि उससे पहली बार किसी लड़के ने मना किया होता है। दूसरी तरफ पर्पल हेयर वाली जीजिन उसे उकसाते हुए इल्जाम लगाती है कि बैरन डर रहा है। तभी उनके सेक्ट की एक स्ट्रॉन्ग गार्डियन जो असल में उन दोनों की मास्टर भी होती है वहाँ आ जाती है और बैरन से बात करती है। वो ये बात जानती थी कि भले ही बैरन का कल्टीवेशन लेवल लो है, लेकिन वो हमेशा किसी तरह जूनियर स्टूडेंट से एग्जाम में आगे बढ़ उसे पास करता है। इसीलिए वो इस बार बैरन से कहती हैं कि वो उन दोनों लड़कियों को लीड करे। कुछ ही देर बाद 3 और लड़कियां उनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाती हैं। जाने से पहले उनकी मास्टर उन्हें सावधान करती है कि ये सब लड़कियां उच्च दर्जे वाली फैमिली से आती हैं, इसलिए इनके साथ परेशानियां हो सकती हैं। सफर के दौरान वो सब लड़कियां लगातार बैरन से उसकी पावर्स के बारे में सवाल करती रहती हैं। तब बैरन थोड़ा सख्त आवाज में कहता है कि हर एक को 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और हर गलती पर पॉइंट्स कट होंगे और अगर किसी के पॉइंट 0 हो गए तो उसका टेस्ट फेल माना जाएगा। ये सुनकर जीजिन और भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे एक ऐसे इंसान की बात माननी पड़ रही होती है जो उसे कमजोर लगता है।
लेकिन दूसरी तरफ कुलाई का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो हर बार जब बैरन उसे डांटता है तो और ज्यादा उत्सुक और दिलचस्प लगती है। रवाना होने से पहले बैरन उन सबको स्पेशल कपड़े देता है ताकि वो लोग ज्यादा नजर में ना आए। फिर जब वो अपने सीनियर को जानकारी देता है कि वो नए स्टूडेंट्स के साथ माउंटेन से नीचे जा रहा है तो उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे एहसास होता है कि वो लड़कियां ऑलरेडी छुपने वाले भेष पहनकर उसके पीछे चुपचाप खड़ी हो चुकी हैं। कुछ समय बाद वो 6 लोगों का ग्रुप लॉन्गशेल सिटी पहुंच जाता है। जो लड़कियां कभी सेक्ट से बाहर नहीं निकली होती वो बाहर की दुनिया देखकर काफी उत्सुक और हैरान रह जाती हैं। इस दौरान गुलाई जीजिन की तरफ देखकर उसे साफ समझाती है कि वो अपने सीनियर यानी बैरन के ऑर्डर्स को फॉलो करे वरना उसके पॉइंट्स कट हो जाएंगे। ये सुनकर जीजिन मजबूरी में मान जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर रोड के दूसरी तरफ पड़ती है जहाँ कुछ लोग एक आदमी को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखते ही वो बिना सोचे समझे ग्रुप से अलग हो जाती है और उसका इरादा होता है उस आदमी की मदद करना और उन लोगों को सबक सिखाना। लेकिन तुरंत ही बैरन उसे रोक लेता है। वो शांत आवाज में उसे समझाता है और कहता है कि वो कैसे इतनी जल्दी फैसला कर सकती है कि कौन सही और कौन गलत। हो सकता है जिसे वो मजबूर समझ रही हो वो खुद भी कोई अच्छा इंसान ना हो। वो आगे समझाता है कि अगर वो लोग खुले तौर पर ऐसे बर्ताव कर रहे हैं तो पक्का उनके पीछे कोई पावरफुल सपोर्ट होगा और अगर वो बीच में टांग अड़ाती है तो हो सकता है कि वो किसी डेंजरस इंसान को नाराज कर दे जिससे उनका टेस्ट मिशन फेल हो सकता है। अपनी बात खत्म करते हुए बैरन उसे साफ कह देता है कि दूसरों के मामले में बिना सोचे समझे घुसना नहीं चाहिए। इसके बाद कुलाई भी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जीजिन गुस्से में उनकी बात नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि उन्हें बिना पता चले कोई उनकी हरकत को दूर से ध्यानपूर्वक देख रहा होता है। जब वो 6 लोगों का ग्रुप इन में पहुंचता है तो वो सब मिलकर सिर्फ एक ही रूम रेंट करते हैं। ये देखकर लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं क्योंकि रूम बहुत सिंपल होता है, यहाँ तक कि उसमें कोई मिरर भी नहीं होता। तब उन्हें एहसास होता है कि पहले जब भी वो माउंटेन से नीचे आती थी तो हमेशा सर्वेंट्स उनके साथ होते थे जो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। इस पर बैरन बस इतना ही कहता है कि अब उनकी हैसियत एक कॉमन इंसान जैसी है, इसीलिए उन्हें खुद पर निर्भर रहना सीखना होगा। ये बात सुनकर जीजिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रात होते ही नाराजगी के चलते जीजिन चुपके से कपड़े बदल कर बाहर निकल जाती है। उसका इरादा होता है कल वाले लोगों को ढूंढकर उन्हें सबक सिखाना। रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो सड़क के किनारे बैठी रो रही होती है। ये देखकर उसका दया भाव और हीरो बनने की आदत फिर से जाग जाती है। वो उस औरत के पास जाकर पूछती कि क्या हुआ। तब वो बूढ़ी औरत कांपती हुई आवाज में बताती है कि उसकी बहू उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करती है, उसे बचा हुआ खाना देती है और उसे घर से भी बाहर निकाल दिया है। ये सुनते ही जीजिन का गुस्सा फिर से भड़क उठता है और वो सीधा उस घर की तरफ बढ़कर उसे बाहर बुलाती है। वो घर के बाहर खड़ी होकर हंगामा करने लगती है जिससे वो औरत बाहर आकर उसे डांटने लगती है। गुस्से में आकर जीजिन तुरंत अपनी तलवार निकाल लेती है और उस पर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी उस औरत का पति बाहर आता है और उसे शांत कराते हुए कहता है कि वो अंदर आए और आराम से बात करे। अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए जीजिन उनकी बात मानकर अंदर चली जाती है। पर जैसे ही वो दरवाजे के अंदर कदम रखती है वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ कुछ खतरनाक दिखने वाले लोग पहले से मौजूद होते हैं। वो सब हंसने लगता है और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से फंस जाएगी। तब जाकर जीजिन को समझ आता है कि वो बूढ़ी औरत उसे बेवकूफ बना चुकी है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीजिन दूसरों के मामलों में ज्यादा ही टांग अड़ाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती जीजिन की नजर धुंधली पड़ने लगती है जैसे जहर अपना असर दिखा रहा हूँ। उससे बैरन की बात याद आती है कि खतरे में होते ही तुरंत भागना चाहिए, लेकिन इस बार उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि वो हिल भी नहीं पाती। हालांकि बारिश के बीच वो अपनी पूरी ताकत जोड़कर जहर का असर रोकने की कोशिश करती है पर उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगता है। ये देखते ही वो लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो हिम्मत नहीं हारती और एक आदमी को जोर से लात मारकर पीछे गिरा देती है। लेकिन तभी उनका लीडर जो काफी ज्यादा ताकतवर होता है वो आगे बढ़कर उस पर वार करता है। उसका वार इतना तेज होता है कि जीजिन जमीन पर गिर पड़ती है। जैसे ही तलवार उसके करीब आने वाली होती है अचानक तेज बिजली चमकती है और गरजने की आवाज के साथ बैरन वहाँ पहुँच जाता है। वो एक हाथ से उस वार को रोक लेता है। बैरन तुरंत जीजिन की हालत चेक करता है ये देखने के लिए कि वो ज्यादा घायल तो नहीं। इतने में उन लोगों का लीडर दोबारा अटैक करता है लेकिन बैरन बिना किसी वेपन के उसका सामना करता है। वो उसकी तलवार को सिर्फ हाथों से रोककर तोड़ देता है। कुछ ही पलों के अंदर बैरन के तेज और सही अटैक्स के सामने वो लीडर टिक नहीं पाता। वो उसे बार बार जमीन पर पटकता और आखिरकार उसका सर खून से भर जाता है। इसके बाद बैरन जीजिन को उठाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। पीछे से जख्मी और हाफते हुए लीडर अपने आदमियों को चिल्लाकर कहता है कि आज के बाद किसी को किडनैप करने की हिम्मत ना करें। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगले 2 दिन में वो पता लगाएगा कि वो लड़का था कौन। जब जीजिन होश में आती है वो खुद को एक इनके कमरे में पाती है। उसके पास कुलाई बैठी होती है जिसके चेहरे पर साफ चिंता दिख रही होती है। जैसे ही जीजिन आंखें खोलती है कुलाई तुरंत उसे गले लगा लेती है। वहीं बैरन शांत और सीधे अंदाज में बस इतना कहता है कि अच्छा हुआ कि उसकी दी हुई दवा काम कर गई। जीजिन दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है और मानती कि वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गई थी और उसने बैरन की बात नहीं सुनी। कुलाई ये देखकर हैरान रह जाती है कि इतनी घमंडी लड़की अपनी गलती मान रही है। वो भी अपने सीनियर के सामने। उसे ये देखकर खुशी होती है कि अब तीनों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन बैरन बस हल्का सा उसकी तरफ देखता और कहता है कि अब वो आराम करे, कल सुबह उन्हें जल्दी निकलना है। अंदर ही अंदर वो महसूस करता है कि उसके सख्त बर्ताव की वजह से सिस्टम उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहा है। अगले दिन वो सब काया विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ कुछ बच्चों के अजीब तरीके से गायब होने की खबर मिल रही होती है। सफर के दौरान बैरन पूछता है कि सबका क्या प्लान है।
इस पर जिजिन कहती कि वो सीधा विलेज में जाकर लोगों से पूछताछ करना चाहती है। बाकी लड़कियां भी उसकी इस बात से सहमत होती हैं, लेकिन बैरन तुरंत इस बात को मना कर देता है। वो समझाता है कि अगर वो लोग शोर मचाएंगे तो किडनैपर्स सावधान होकर भाग जाएंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि वो लोग विलेज के बाहर रुककर सही मौके का इंतजार करें और थोड़ा लक पर भरोसा करें। आखिरकार प्लान चेंज होता है और सिर्फ बैरन और कुलाई भेस पहनकर विलेज के अंदर जाते हैं, जहाँ वो खुद को टॉय सेलर्स के रूप में दिखाते हैं। पूरे रास्ते बैरन कुलाई को उसका रोल याद दिलाता रहता है, क्योंकि वो बार बार अपनी एक्टिंग भूल जाती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि हर बार डांट पड़ने पर कुलाई शर्मा जाती है, जैसे उसे डांट भी अच्छी लग रही हो। दोनों विलेज में अपना सामान बेचने लगते हैं और कुछ देर बाद दो छोटे बच्चे उनके पास आकर खिलौने खरीदते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी माँ वहाँ आ जाती है और उन्हें डांट कर तुरंत वापस ले जाती है। बाद में एक कैंडी सेलर उन्हें बताता है कि पिछले कुछ समय से विलेज में बच्चों के किडनैपिंग के केसेस बढ़ गए हैं। इसी वजह से सभी पेरेंट्स अब बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं। कुलाई तभी अनजाने में लड़की की आवाज में कुछ बोलने वाली होती है। तभी बैरन तुरंत बात संभालते हुए उस आदमी से कहता है कि वो बीमार है और कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती है। वो आदमी इस बात पर यकीन कर लेता है और बिना शक किए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी और जांच करने पर बैरन को उन घरों के बाहर के फेंसेस पर एक अजीब पैटर्न नजर आता है, जहाँ से बच्चे गायब हुए थे। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जो किसी महकदार लिक्विड से ड्रॉ किए गए लगते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए वो दोनों एक्टिंग करते हुए हार्डवेयर की शॉप में घुस जाते हैं। वहाँ का मालिक बताता है किडनैपिंग के ये केसेस 1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक किसी भी गुनहगार तक नहीं पहुँच पाई। इस बार बैरन कुलाई की तारीफ करता है और कहता है कि उसने अच्छा काम किया। कुलाई एक पल के लिए थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इस बार उसे डांट नहीं पड़ी थी। विलेज से बाहर निकलते वक्त बैरन आखिर सब कुछ समझ कर बताता है कि किडनैपर स्नेक तार का इस्तेमाल करके टारगेटेड घरों के फेंसेस पर सिंबल्स बनाते हैं। जैसे ही रात होती है हवा में जुगनू चमकने लगते हैं, जैसे वो किसी महक की तरफ खींचे जा रहे होते हैं। धीरे धीरे वो सब उन्हीं घरों के आसपास जमा होने लगते हैं जहाँ सिंबल्स बने थे। उस रात लड़कियां अपनी आंखों से सब देख लेती हैं। घर के सामने बना सिंबल हल्की रोशनी से चमकने लगता है, जैसे अंधेरे में कोई सिग्नल दिया जा रहा हो। लेकिन ये शांत रात अचानक से बदल जाती है जब एक किडनैपर चुपके से एक घर में घुसकर एक सोए हुए बच्चे को उठा लेता है। वो तुरंत उसका पीछा करते हैं और उसे जंगल की तरफ भागते हुए देखते हैं। वो सब उसका पीछा करते करते एक बड़े पत्थर के पास पहुँचते हैं, जहाँ वो अचानक गायब हो जाता है। तब बैरन सबको बताता है कि वो लोग एक मैजिकल फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हैं जो किडनैपर्स ने सेट किया और इससे बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, वो है इसे तोड़ना। ये कहकर वो जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। जैसे ही वो ऐसा करता है तुरंत उसके आसपास की पूरी जगह बदलने लगती है। अचानक दो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स उनका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। हालांकि सभी लड़कियां काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उन मॉन्स्टर्स की ताकत उनसे कई ज्यादा होती है। जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं तब बैरन बिना देरी किए आगे बढ़ता है। वो सबके सामने खड़े होकर उनके सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है और सिर्फ एक ही जोरदार पंच में उन बड़े मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच दूसरी तरफ 3 लड़कियां उस 4 हाथों वाले डरावने मॉन्स्टर से लड़ रही होती हैं। जब उस मॉन्स्टर का सर कट जाता है तब उसका पूरा शरीर भी बीच से पूरी तरह फट जाता है। काफी लंबी फाइट के बाद बैरन आखिरकार उस मॉन्स्टर को भी हरा देता है। जैसे ही दोनों मॉन्स्टर्स मर जाते हैं वो मैजिकल फॉर्मेशन तुरंत खत्म हो जाती है और सब लोग वापस से रियल वर्ल्ड में लौट आते हैं। जो बड़ा पत्थर उनका रास्ता रोक रहा था वो भी गायब हो जाता है। इसके बाद वो सब किडनैपर्स के निशान फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिर में एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर 2 आदमी उन छोटे बच्चों की रखवाली कर रहे होते हैं जिन्हें किडनैप किया गया था। उनमें से एक को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो वही कैंडी सेलर होता है जिसे वो विलेज में पहले भी कई बार देख चुके थे। जैसे ही किडनैपर्स को किसी की आने की आहट सुनाई देती है वो तुरंत घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते और तुरंत पकड़े जाते हैं। बैरन उन दोनों को स्कॉर्पियन के हवाले कर देता है ताकि उन्हें अथॉरिटीज के पास ले जाया जा सके, जबकि वो खुद बच्चों को आजाद करने लगता है। डर के मारे वो मिठाई वाला आदमी तुरंत घुटनों पर गिर जाता है और बैरन से विनती करता है कि वो इस मामले में ना आए, क्योंकि ये मामला एक ऐसे डेमन कल्ट से जुड़ा हुआ है जो कि अपनी क्रूरता के लिए मशहूर है। पहले जिजिन को लगता है कि शायद वो बच्चों को खाने के लिए किडनैप करते होंगे, लेकिन वो आदमी बताता है कि असल में उन बच्चों को पाला जाता है ताकि उन्हें अगले जनरेशन के रूप में तैयार किया जा सके। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बैरन को एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि वो उन्हें वही फॉर्मेशन टेक्निक सिखा सकता है जिसका इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया गया था। वो ये भी बताता है कि वो टेक्निक इतनी पावरफुल है कि एक लेजेंडरी किंग को भी रोकने की ताकत रखती है। बैरन पहले तो उस टेक्निक में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन आखिर में वो उसकी बात सुन लेता है जब वो मिठाई वाला बताता है कि ये टेक्निक यहीं पास के पहाड़ों के पीछे हासिल हुई थी। वो आदमी रोकर बताता है कि उसने ये सब सिर्फ अपने परिवार के लिए किया है जो घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं। ये सुनकर लड़कियां चुप हो जाती है और उनमें से कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आदमी कसम खाता है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो सुधर जाएगा, लेकिन बैरन का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वो उसकी बात पर कोई असर नहीं लेता और उसे सीधा अथॉरिटीज के हवाले कर देता है। इसके बाद वो लड़कियों को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में कुलाई पूछती कि वो लोग इतनी जल्दी वहाँ से क्यों निकल रहे हैं। इस पर बैरन सीधा जवाब देता है कि उन्हें सरकारी मामलों से दूर रहना चाहिए। उसके हिसाब से ऑफिशियल्स और डाकुओं में ज्यादा फर्क नहीं होता।
वो समझाता है कि मिशन कंप्लीट होते ही उन्हें चुपचाप गायब हो जाना चाहिए, वरना जो लोग इस सब के पीछे हैं वो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसी वजह से उस रात वो लोग वापस इन नहीं जाते हैं, बल्कि पूरा इलाका छोड़कर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस इन में एक चेहरे पर गहरे निशान वाला आदमी आता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या कोई सेक्ट के लोग यहाँ रुके थे। पहले तो वो सोचता है, फिर मना कर देता है। ये सुनते ही वो आदमी अपना हाथ उठाता है और एक सांप निकाल कर सीधा जाकर उस नौकर के आसपास लपेट देता है। वो उसे धमकाता है कि अच्छे से याद करे। डर के मारे कांपते हुए आखिरकार वो नौकर सच बोल देता है कि कुछ लोग थे जो सुबह यहाँ से निकल गए। सबने एक तरह का भेष पहना हुआ था। ये सुनते ही वो निशान वाला आदमी तुरंत वहाँ से चला जाता है ताकि हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सके। उसी रात अपने नए छुपने की जगह पर लड़कियों को नींद नहीं आती। वो सब बैठकर बातें करने लगती हैं और बात बैरन की ताकत पर आ जाती है। उनमें से एक लड़की हैरानी से पूछती कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उसका नाम कभी सुना क्यों नहीं गया। अगली सुबह सब लड़कियां मिलकर कुलाई को फोर्स करती कि वो सीधा बैरन से उसके बारे में पूछे, लेकिन क्योंकि कुलाई ही वो है जिसे सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, बाकी उसे रोक लेती है। उस दिन सफर के दौरान अचानक उन्हें मदद के लिए किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। दूर से देखने पर पता चलता है कि कुछ लोगों पर डाकू हमला कर रहे होते हैं। ये देखते ही लड़कियां तुरंत आगे बढ़ती और उनकी मदद के लिए लड़ने लगती हैं। उनकी ज्यादा संख्या और समझदारी के चलते डाकू ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं और जल्दी ही भाग जाते हैं। लेकिन भागते हुए उनमें से एक आदमी पीछे से छुपकर एक हिडन वेपन फेंक देता है। बेरन तुरंत उस वेपन को हवा में ही पकड़ लेता है। फिर वो सबको सख्त आवाज में समझाता है कि दुश्मन भाग रहा हो तब भी कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों की उन्होंने मदद की होती है उनमें से एक जवान लड़का उनके पास आता है। वो शुक्रिया अदा करता है और बैरन से उसका नाम पूछता है। बैरन हल्का सा मुस्कुरा कर झूठ बोलता है और कहता है कि उसका नाम वांग लू है। उस लड़के के पास खड़ा एक नौजवान सेवक बताता है कि वो लोग द थ्री ओबीडेंसेस नाम के एक सेक्ट से हैं। ये सुनते ही बैरन तुरंत समझ जाता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद उस सेक्ट से जुड़ा हुआ है और उसने कभी उन दोनों को नहीं देखा। बैरन शांत रहकर उनकी बात को पकड़ लेता है और उनका झूठ सामने ला देता है। इसके बाद वो बिना ज्यादा हंगामा किए उन्हें एक हीलिंग मेडिसिन का पाउच दे देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो जवान लड़का आखिरकार सच बोल देता है। वो मानता है कि वो असल में एक बुरे और खतरनाक सेक्ट ब्लड सेक्ट के लीडर का बेटा है। ये सच सुनते ही बैरन एक पल के लिए हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि सिर्फ कुछ ही बातों में उसने इतने खतरनाक सेक्ट के लीडर के बेटे को बात करने पर मजबूर कर दिया। फिर वो तुरंत लड़कियों को चेतावनी देता है कि बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाए। वो समझाता है कि अगर इतना पावरफुल सेक्ट भी आम डाकुओं के हाथ परेशान हो रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई और भी ज्यादा गहरा राज छुपा हुआ है। इस पर किन्यू उन्हें बताता है कि वो लोग सिर्फ एक बूढ़े इंसान की मदद कर रहे थे जिसे डाकू सताते थे, लेकिन उस मदद के बाद से ही वो खुद उन डाकुओं के निशाने पर आ गया है। वो आगे कहता है कि हाँ, भले ही वो एक इविल सेक्ट का वारिस है, लेकिन उसका दिल अपने पिता जैसा डार्क नहीं है। वो बताता है कि लोगों ने उससे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन उसकी एक अजीब और रेयर कंडीशन है जिसकी वजह से वो दूसरों की तरह ट्रेनिंग नहीं कर पाता। इसी वजह से लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी वफादार सेवक सोंगनी तुरंत बीच में बोल पड़ती है और अपने मालिक का बचाव करते हुए कहती है कि उनके लिए किन्यू ही सबसे पावरफुल इंसान है। ये सब सुनकर बैरन अचानक सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है किन्यू का कैरेक्टर उस कहानी का एक हीरो जैसा लगता है जो उसने कभी मी इंस्टान नाम की स्टोरी में पढ़ा था। एक कमजोर लड़का जिसके पास एक लॉयल साथी हो जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। इसके बाद बैरन शांत तरीके से कहता है कि वो कभी किन्यू के पिता से नफरत नहीं करता, क्योंकि उसने देखा है कि पिछले कई डेंजरस मिशन में भी किन्यू हमेशा बचकर निकल आता था। वो अपनी सोच बताता है कि शायद किन्यू का तीसरा अंकल किनजाओ चुपके से उसकी मदद करता रहा। बचपन से ही किनजाओ जानता था कि किन्यू दूसरों के मुकाबले मार्शल आर्ट्स में स्लो है, लेकिन फिर भी उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसकी मदद करता रहा और यहाँ तक कि उसकी माँ का भी साथ दिया। ये सब सुनकर बैरन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। कहानी के मुताबिक डायमंड सेक्ट के लीडर को कभी उसके तीसरे भाई यानी किनजाओ ने 2 रहस्यमयी वुड दी थी, लेकिन बैरन के अंदर जो सिस्टम होता है वो उसे मजबूर करता है कि वो उस आदमी की तारीफ करे। इसीलिए वो कुछ शब्दों में उसकी तारीफ करता है। फिर अचानक वो अपनी आंखों में आंसू लेकर दुख भरी आवाज में कहता है कि बचपन से ही उसके माँ बाप नहीं रहे और जिस अंकल ने उसे पाला था वो भी मर गए। इस बात ने उसका दिल तोड़ दिया। उसकी ये कहानी सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। काफी देर बातचीत करने के बाद वो सब सेक्ट के गेट के सामने अपने अपने रास्ते पर निकलने वाले होते हैं। वहाँ बैरन सबको साफ कहता है कि कोई भी ये बात बाहर ना बताए कि उन्होंने मिलकर एग्जाम के दौरान एक दूसरे की मदद की थी और बिना किसी जरूरी वजह के उसे ढूंढने की कोशिश भी ना करें। तब जाकर लड़कियों को समझ आता है कि बैरन इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। वो खुद को हमेशा अलग और छुपा कर रखता है। इस मिशन के बाद बैरन को सिस्टम से काफी पॉइंट्स मिलते हैं जिससे उसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ अपने फोकस से ही हवा में तेज रफ्तार से उड़ सकता है। इसके बाद वो सीधा उस जंगल की तरफ बढ़ता है जहाँ उस मिठाई वाले ने किसी खास किताब का जिक्र किया था। जंगल के अंदर उसे एक बड़ा सा पॉपुलर ट्री मिलता है जिसके टैन में एक गहरा होल होता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है सिस्टम एक वार्निंग देता है कि उसे खोलने से पहले तैयार रहे। जैसे ही बैरन उस ट्री के एक खास हिस्से को छूता है तुरंत एक हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है।
और अचानक एक भारी भरकम आर्मर वाला मॉन्स्टर सामने आ जाता है जो थंडर और फायरबॉल से हमला करने लगता है। बेरन जल्दी से उन सब अटैक्स को डॉज करता है और फिर एक जबरदस्त पंच से उस मॉन्स्टर के बॉडी को तोड़ देता है, जिससे वो पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन के बाद उस आर्मर के अंदर से एक तलवार गिरती है। बैरन को महसूस होता है कि उस बॉक्स के अंदर सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि कुछ और भी छुपा हुआ है। अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर बैरन धीरे से बॉक्स को खोलता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, एक काला वुगोंग मॉन्स्टर अचानक बाहर कूद पड़ता है, लेकिन बैरन तुरंत उसे पकड़ लेता है और वो एक मटेरियल में बदल जाता है जो कि असल में एक एल्केमी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। वो उसे संभाल कर रख लेता है और फिर दोबारा बॉक्स को चेक करता है। इस बार उसे अंदर कुछ रॉ स्टोन्स और मार्शल आर्ट्स टेक्निक की किताब मिलती है। जीन बे वापस लौटने के बाद बैरन उस किताब को ध्यान से पढ़ने लगता है और उसमें दिए गए तरीके से एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाने की प्रैक्टिस करता है। जल्द ही उसे पता चल जाता है कि ये फॉर्मेशन काफी पावरफुल है जो कि एक बड़े एरिया को प्रोटेक्ट कर सकती है और खास तौर पर ये डेमंस के खिलाफ काफी असरदार है। अगले दिन सुबह जब वो आराम से बैठकर चेस खेलने का सोच रहा होता है, तब बेचू उसे लेने आ जाता है। बेरन अंदर ही अंदर खुश होता है कि शायद इस बहाने वो मुरंग सुई से बच जाएगा, लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित होती है क्योंकि बेचू सीधा उससे मुरंग सुई के सामने ले आता है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, बेचू का पूरा बर्ताव बदल जाता है और वो मुरंग सुई से अच्छे और नरम तरीके से बात करने लगता है। फिर अचानक मुरंग सुई का गार्ड बेचू को बाहर जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो बेरन से अकेले में बात करना चाहती है। बाहर निकलने से पहले बेचू बेरन को तीखी नजर से देखता है, जैसे उसे चुपचाप सावधान कर रहा हो कि वो कोई भी बदतमीजी ना करे। बेरन बस मनी मन सोचता है कितनी अजीब और ओवर एक्टिंग बर्ताव के साथ बेचू कैसे मुरंग सुई का दिल जीतने का सोच रहा है। अंदर मुरंग सुई बताती कि उसे कुलाई से पता चला है कि बेरन अब भी किसी भी तरह के मैटर से दूर रहना चाहता है, इसीलिए वो उसकी मर्जी का सम्मान करती है। बाहर खड़ा बेचू चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही बैरन बाहर आता है, वो उसे सजेस्ट करता है कि ऐसे ही मुरंग सुई को सेक्ट में इनवाइट करें क्योंकि इससे उनका सेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस दौरान सेक्ट के बारे में चर्चा तेजी से फैल रही होती है। लोग बात कर रहे होते हैं दो नए स्टूडेंट्स के बारे में, एक लड़का और एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम यिंगशी होता है। हाल ही के इंटरसेक्ट कंपटीशन में 5 लोगों ने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था। उनमें सबसे आगे हानली का नाम होता है जो पहला स्थान जीत लेता है। काफी सारे मेल स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं यिंगशी को अप्रोच करने की, लेकिन वो सारे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। उन सबको हराने के बाद यिंगशी बैरन के घर आती है। हालांकि वो घर पर नहीं होता है, इसीलिए वो एक गिफ्ट वहाँ छोड़कर एक स्माइल के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हानली जो असल में बेरन का जूनियर स्टूडेंट होता है, उसे ढूंढने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, बैरन के लगाए हुए प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। ये फॉर्मेशन तुरंत बैरन का एक क्लोन बना देता है जो हानली का रास्ता रोक लेता है और उससे लड़ने लगता है। लड़ाई काफी इंटेंस होती है। काफी मुश्किल के बाद लिशियो अपने एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करके उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती क्योंकि फॉर्मेशन उसके खुद के मूव्स कॉपी करके उस पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगता है और हालात उसके काबू से बाहर जाने लगते हैं। जब वो ऑलमोस्ट हारने ही वाला होता है, तभी बैरन वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उसे डांटते हुए कहता है कि बिना रूल्स फॉलो किए, खास करके फ्लूट बजाने का रिचुअल किए बिना माउंटेन में आना बहुत बड़ी गलती है। लिशियो फिर उत्साहित होकर बताता है कि उसने सेक्ट टूर्नामेंट जीत लिया है। ये सुनकर बैरन उसे बधाई देता है, लेकिन साथ ही ये भी समझाता है कि सफलता की ऊंचाई अक्सर नीचे गिरने की सीढ़ी भी बनी है, इसीलिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। बाद में दोनों आराम से शांत बैठकर चाय पीते हैं। इसी दौरान बैरन उसे एक अजीब सा कपड़ा देता है। लिशियो पहले हैरान हो जाता है, तब बैरन समझाता है कि वो कपड़े के अंदर उसके बनाए हुए इनविजिबल नीडल्स छुपे हुए हैं, एक ऐसा वेपन जो बिल्कुल साइलेंट है लेकिन बहुत ही डेडली है। इसके बाद लिशियो बैरन को रिपोर्ट करता है कि हाल ही में एक लेवल 2 मैजिक बीस्ट दिखा है। बैरन उसे कहता है कि अगर ऐसे 3 क्रिएचर्स एक साथ नजर आए तो उसे तुरंत खबर दें। दूसरी तरफ शहर के लोग 6 मिस्टीरियस आदमियों को ढूंढ रहे होते हैं जो स्ट्रॉ हैट्स पहने हुए थे। जब उन्हें किसी जगह उन लोगों की मिलने की खबर मिलती है तो वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि वो लोग गलत है। असल में वो किन्यू ग्रुप होता है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे और सबने मिलकर टोपी पहनी होती है। बाद में जब वो लोग एक छोटी सी टी शॉप में आराम कर रहे होते हैं, तब बाहर से कोई उन पर नजर रख रहा होता है। थोड़ी देर बाद एक गुंडों का ग्रुप वहाँ आता है और बिना वजह उस बूढ़े शॉपकीपर को पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर सोंगी पूछती है कि क्या उन्हें उनके बीच में घुसना चाहिए। किन्यू थोड़ा डाउट में पड़ जाता है और सोचता है कि अगर बैरन उसकी जगह होता तो क्या करता, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की याद आती है जो एक डायमंड सेक्ट के लीडर हैं, और वो समझ जाता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सिर्फ एक इशारा करता है और सोंगी तुरंत एक्शन में आ जाती है। वो पल भर में सभी गुंडों को हरा देती है। जब उनका बॉस खुद अटैक करने आगे बढ़ता है, तब किन्यू बीच में आकर उसे रोक लेता है। सिर्फ एक पाम स्ट्राइक से वो उस बॉस को जोर से उड़ाकर सीधा बाहर सड़क पर गिरा देता है। दूर से एक गैंग का वाइस लीडर पूरी फाइट को ध्यान से देख रहा होता है। उसका एक आदमी उसे बताता है कि नीचे लड़ने वाला वही शख्स है जिसने पहले लूका को हरा दिया था। ये सुनकर वाइस लीडर क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये इंसान है कौन। इसी बीच फाइट के दौरान किन्यू की स्ट्रॉ हैट गिर जाती है। जैसे ही लोग उसका चेहरा देखते हैं, सब तुरंत शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उसे पहचान लेते हैं। लेकिन क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी भी काफी लो होता है, वो जल्दी एक डेंजरस पोजीशन में फंस जाता है। वो अंदर ही अंदर उम्मीद करता है कि उसका तीसरा अंकल आकर उसे बचा लेगा।
लेकिन तभी अचानक एक जवान लड़का वहाँ आता है और बिना देरी किए उसे वहाँ से खींचकर बाहर निकालता है। एक ही बार में वो उसकी तलवार तोड़ देता है, जिससे गैंगस्टर डर कर भाग जाता है। उसके बाद वो लड़का अपना नाम बाइजन बताता है। जैसे ही उसका नाम सुना जाता है, वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो जंगबे का नंबर 2 होता है, एक यंग जीनियस जिसने इतनी छोटी उम्र में ही इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर ली होती है। ये सुनते ही गैंग के वाइस लीडर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो घबरा कर सोचता है कि डेमन सेक्ट के तीसरे बेटे का यहाँ आना कोई नॉर्मल बात नहीं है, शायद उनका राज खुल चुका है। उस रात बैरन जंगल से वापस लौट रहा होता है जब उसकी जीनियर यिंगशी उसे बुलाती है। वो शर्माते हुए चमकती आंखें और हल्का लाल चेहरा लेकर उसके पास आती है और उसे एक बॉक्स देती है। वो खुशी से बताती है कि वो अभी एक लंबी जर्नी से वापस आई है और ये उसके लिए गिफ्ट है। जब बैरन बॉक्स खोलता है तो वो उसके अंदर देखकर हैरान रह जाता है। उसमें एक बहुत ही रेयर और कीमती प्लांट होता है, 9 लीफ पैटर्न वाला, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। यिंगशी इतनी खुश होती है कि लगभग गिरने लगती है, लेकिन बैरन तुरंत उसे संभाल लेता है। अगली सुबह बैरन को अजीब बीस्ट दिखने की खबर मिलती है। वो इस बात से उत्साहित होता है क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ इन्हीं क्रिएचर्स के जरिए वो लेजेंडरी फ्लावर की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सकता है। जल्दी 3 अजीब बीस्ट एक साथ नजर आते हैं, जो इस बात का सिग्नल होता है कि वो लेजेंडरी फ्लावर अब जल्दी ही खिलने वाला है। जब वो सब उस जगह की तरफ उड़ते हुए जा रहे होते हैं, तब बैरन का सिस्टम अचानक उसे वार्निंग देता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। बैरन तुरंत ली शियाओ को कहता है कि वो अपने मैजिक से स्पीड और तेज करे क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि उनका पीछा करने वाला उनसे भी हायर कल्टीवेशन लेवल का है। आगे जो उनके साथी पहले से इंतजार कर रहे होते हैं, उन पर अचानक इनविजिबल एरोज से अटैक हो जाता है। वो कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि सीधा उनके हेड पर हमला हो रहा होता है। सब कुछ इतनी तेजी और खामोशी के साथ हो रहा होता है कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिलता। इस हालत को देखते ही बैरन और ली शियाओ बिना समय गवाए स्विफ्ट मूव से उन सब पीछा करने वालों को खत्म कर देते हैं। तभी अचानक एक खूबसूरत लड़की सामने आती है और शांत आवाज में कहती है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा मैजिक होता है जो धीरे धीरे ली शियाओ को कंफ्यूज करने लगता है। ली शियाओ समझ ही नहीं पाता कि वो उसके जाल में फंस रहा है और लड़की धीरे से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले ही बैरन बिना झिझक के उस पर वार करता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर उस लड़की का साथी गुस्से में आ जाता है, तुरंत एक सीक्रेट वेपन बैरन पर फेंकता है। लेकिन बैरन उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो वेपन वापस जाकर उस आदमी को ही लगता है और वो वहीं मर जाता है। कुछ ही पल में सारे दुश्मन खत्म हो जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ 3 अजीब बीस्ट बचे होते हैं जो एक लाइटिंग फ्लावर के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। जब उनमें से 2 आपस में फाइट कर होते हैं, तब तीसरा बीस्ट आता है और कहता है कि पहले इंसानों को खत्म करो। लेकिन जैसे ही वो पास आता है, दोनों बीस्ट कांपने लगते हैं क्योंकि वो देखता है कि उनका एक साथी पहले ही बैरन के हाथों पल भर में मारा जा चुका है। बैरन फिर उनसे कहता है कि ली शियाओ एक नया मूव ट्राई करना चाहता है और अगर वो दोनों उसे हरा देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर दोनों बीस्ट तुरंत अटैक कर देते हैं। इस फाइट में ली शियाओ अपना सीक्रेट वेपन यूज करता है और एक बीस्ट को बुरी तरह से घायल कर देता है। दूसरा बीस्ट हवा से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर ही काट दिया जाता है। कुछ ही देर में दोनों बीस्ट पूरी तरह से हार जाते हैं। फाइट खत्म होने के बाद बैरन उन तीनों बीस्ट को एक स्पेशल पिल देता है, जिससे वो मंथ डिस्ट्रक्शन पिल कहता है। वो समझाता है कि अगर उन्होंने हर महीने इसका एंटीडोट समय पर नहीं लिया तो उनका शरीर फटकर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो हर महीने मेडिसिन लाइब्रेरी में आकर एंटीडोट लेते रहे तो वो जिंदा रह सकते हैं। इसके बदले उन्हें बैरन को लेजेंडरी फ्लावर तक गाइड करना होगा। जब वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। हवा बिजली सी दौड़ रही होती है और आसपास इलेक्ट्रिक करंट फील हो रहा होता है। अचानक आसमान से तेज बिजली गिरती है, जो इस बात का इशारा होता है कि वो लेजेंडरी फ्लावर अपनी लाइटनिंग ट्रिब्यूशन से गुजर रहा है। बैरन तुरंत सबको छुपने का ऑर्डर देता है। फिर बिना समय गवाए वो आगे बढ़ता और लाइटनिंग स्प्लिट फ्लावर को पकड़ लेता है। वो एक्सपर्ट्स के आने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिन बाद बैरन एक बुड्ढे के साथ शांति से चेस खेल रहा होता है। तभी बेचू वहाँ आकर उसे बुलाता है। उस वक्त कुलाई क्लास में पियानो बजा रही होती है। जैसे ही वो परफॉर्मेंस खत्म करती है, सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक स्टूडेंट जो इतना ऑब्सेस्ड है कि सिर्फ उसका अटेंशन पाने के लिए अपना हाथ तक काट लेता है। वहीं एक लड़का उसकी हद से ज्यादा तारीफ करता रहता है। कुलाई बाहर से स्माइल करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्सा और परेशानी महसूस कर रही होती है। वो जानबूझकर एक नोट गलत बजाती है, लेकिन फिर भी कोई उसे सही करने की हिम्मत नहीं करता। वो सोचती कि अगर बैरन यहाँ पर होता तो वो उसे जरूर डांट देता और इतनी बेवजह की तारीफ नहीं करता। जब वो लड़का उसे फ्लावर्स देखने के लिए इनवाइट करता है तो कुलाई सीधा उसे मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाहर जाते ही उसके जूनियर्स उसे रोककर फ्लावर्स गार्डन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बैरन को वहाँ जाते हुए देखा होता है। तमन में पहुँचने के बाद बैरन की मुलाकात मुरंग सुई से होती है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहती कि लो कल्टीवेशन होने के बावजूद भी उसका नजरिया काफी सरल है। वो सोचती है कि अगर ऐसा स्पिरिट सब में आ जाए तो सेक्ट और भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है, इसीलिए वो इंटरसेक्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना चाहती है। लेकिन बैरन ऐसे ही मना कर देता है। वो समझाता है कि ज्यादा नजर में आना अक्सर बेमतलब की परेशानियों को आमंत्रित करता है और वो ऐसे रिस्क लेना पसंद नहीं करता। मुरंग सुई उसकी बात समझ जाती है और बिना फोर्स किए पीछे हट जाती है। इसके बाद क्यूरियोसिटी में बैरन एक और एरिया की तरफ चला जाता है जहाँ से बहुत तेज और सुगंधित खुशबू आ रही होती है। मुरंग सुई उसे बताती कि वो एक सेक्ट लीडर
लीडर का प्राइवेट फ्लावर गार्डन है। तभी अचानक एक मिस्टीरियस फोर्स बैरन के शरीर को हवा में उठा लेती है। तभी एक घमंडी और पावरफुल औरत सामने आती है, सेक्ट की लीडर शी। वो हैरान होती है कि इतने सारे फ्लावर्स के बीच भी बैरन उनकी खुशबू को आराम से पहचान लेता है। इसीलिए वो उसे अपने प्राइवेट गार्डन के अंदर आने का इनवाइट देती है। अंदर जाकर बैरन वहाँ के फ्लावर्स देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने खूबसूरत और रेयर फ्लावर्स नहीं देखे होते। सेक्ट लीडर शी उसे बताती है कि एक खास फ्लावर उसके लिए परफेक्ट है, जो उसकी मेडिकल एबिलिटीज को काफी बूस्ट कर सकता है। वो कहती है कि वो ये फ्लावर देने को तैयार है, लेकिन 2 शर्त के साथ। पहली शर्त ये होती है कि बैरन को उसके फ्लावर गार्डन का ख्याल रखना होगा, और दूसरी उसे शी को डांस में हराना होगा। जब वो लोग टेस्टिंग हॉल में पहुंचते हैं तो हॉल का हेड सबसे पहले डांस शुरू करता है। बैरन हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसने कुछ प्लान कर लिया हो। फिर वो अपने मूव्स दिखाता है जो नॉर्मल डांस से बिल्कुल अलग होते हैं। वो अपनी पुरानी दुनिया यानी अर्थ के डांस स्टाइल्स को याद करके परफॉर्म करता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेक्ट लीडर भी उस एनर्जी में आ जाती है और भी ज्यादा उत्साह के साथ डांस करने लगती है। साथ ही में वो लगातार वाइन पीती रहती है। रोप एंड जगह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही पलों में सेक्ट लीडर इतनी ज्यादा नशे में होती है कि उनकी आंखें धुंधली पड़ने लगती हैं। वो जोर जोर से हंसने लगती हैं और अचानक अपना अल्टीमेट वार कर देती हैं, जिससे हॉल के सारे पिलर्स टूटकर गिर जाते हैं। हालात काबू से बाहर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन अच्छा होता है कि अगला अटैक करने से पहले ही वो लड़खड़ा कर गिर पड़ती हैं और वहीं गहरी नींद में सो जाती हैं। अगली सुबह स्टेज पर बेचू और मुरंग सोई अनाउंस करते हैं कि 2 सेक्ट्स के बीच एक एक्सचेंज सेशन होने वाला है। इस वक्त बैरन एक शांत फ्लावर गार्डन में आराम कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। जब वो सेक्ट लीडर की आवाज सुनता है जो कि उसे बुला रही होती है, वो तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो आता है सेक्ट लीडर बिना किसी वार्निंग के उसे खींचकर अपने साथ खेलने के लिए बोलती है। बैरन मना करता और समझाता है कि आज 2 सेक्ट्स के बीच इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसका वहाँ होना जरूरी है। सिर्फ मजे के लिए वो उसे टाल नहीं सकता, लेकिन सेक्ट लीडर उसकी बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। जब बैरन वापस जाने की कोशिश करता है तो वो अपनी पावरफुल फोर्स से उसे वापस खींच लेती है। बैरन समझ जाता है कि उसके सामने विरोध करना बेकार है, इसीलिए वो चुपचाप हालात को स्वीकार कर लेता है। फिर सेक्ट लीडर अपना एक रेयर सोल ट्रेजर निकालती हैं। उसे देखते ही बैरन की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत समझ जाती है कि बैरन को इस ट्रेजर में दिलचस्पी है, और वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि अगर वो उसके साथ खेलने को तैयार हो जाए तो वो ये ट्रेजर उसे दे देगी। बैरन अंदर ही अंदर सोचता है कि ये औरत कितनी ज्यादा अमीर है। आखिरकार उस रेयर ट्रेजर के लालच में आकर वो मान जाता है और मजबूरन उसके साथ खेलने लगता है, जैसे एक तरह से वो उसका नौकर बन गया हो, सिर्फ उस अनमोल खजाने के लिए। इसके बाद वो दोनों एक ऐसा गेम खेलते हैं जो बैरन अपनी पुरानी दुनिया यानी अर्थ पर खेला करता था। उस दिन वो दोनों मजाक मजाक में आर्मर पहनकर मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन हालात इतने फनी हो जाते हैं कि सेक्ट लीडर अचानक फिसल कर गिर पड़ती है और उसका चेहरा पूरा पेपर्स के ढेर के नीचे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद मोरंग सोई वहाँ पहुँचती है और उसे डांटने लगती है। वो गुस्से में कहती है कि सेक्ट लीडर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है, और फिर वो बैरन की तरफ मुड़कर पूछती है कि वो आज सेरेमनी में क्यों नहीं आया, क्या वो नाराज है। बैरन हालात समझकर सीधा जवाब देने के बजाय चुप रहता है। आखिर में मोरंग सोई खुद ही फैसला करती है कि वो उसके साथ सहयोग करेगी, ताकि वो बेचू को समझा सके और बैरन पर आरोप न लगाए। दूसरी तरफ बाहर बैरन लिशिया से पूछता है कि क्या वो शियोबाई को हरा नहीं पाया। उसका चेहरा पूरा सूजा हुआ होता है। तब पता चलता है कि वो शियोबाई को हरा नहीं पाया, जबकि उसे अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करने का मौका भी दिया गया था। ये सुनकर बैरन उससे कहता है कि वो अगले दिन सुबह उसके फॉर्मेशन रूम में आए। बैरन के घर में एक हिडन और काफी बड़ा चैम्बर होता है। वहाँ वो लिशियाओ के लिए एक स्पेशल फॉर्मेशन तैयार करना शुरू करता है। वो फायर लियोन टेक्निक का यूज करता है और उसमें क्रिस्टल्स और कई कीमती आइटम्स ऐड करता है, ताकि लिशिया उन सब की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। ये सब देखकर लिशिया भावुक हो जाता है। वो तुरंत अपने घुटनों पर गिरकर बैरन के पैर पकड़ लेता है और बार बार उसका शुक्रिया अदा करता है। अपना काम पूरा करने के बाद बैरन वापस सेक्ट की तरफ लौट जाता है। जब बैरन वापस सेक्ट पहुंचता है तो वहाँ के स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होते हैं। अपने जूनियर्स को देखने के लिए वो चुपचाप साइड से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बेचू उसे देख लेता है। सेक्ट हेड गुस्से में उससे पूछता है कि वो सेरेमनी में क्यों नहीं आया। तब बैरन तुरंत एक बहाना बनाता और कहता है कि वो बेचू के लिए दूसरे सेक्ट के फ्लावर गार्डन का ख्याल रख रहा था। ये सुनते ही बेचू का टोन एकदम बदल जाता है। उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो बैरन की मेहनत की तारीफ करने लगता है। फिर वो बताता है कि जल्दी एक ग्रैंड हीरो कॉम्पिटिशन होने वाला है, जो इस रीजन के सबसे बड़े सेक्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये एक बड़ा इवेंट होगा जहां सब अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स दिखाएंगे। इसमें एक कैटेगरी चाइनीज चेस भी होगी और इस गेम में बैरन का कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद डुआंग चू बात को थोड़ा पर्सनल बना देता है। वो कहता है कि उसे ट्राम हुआ पसंद है और वो चाहता है कि बैरन बेचू को मनाकर उसकी मदद करे, लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही बैरन वहाँ से गायब हो जाता है, जैसे उसे पहले ही पता था कि ये बात उसे परेशानी देगी। जब बैरन फ्लावर गार्डन में एंटर करता है तभी अचानक कोई उस पर अटैक करता है। वो तुरंत रिएक्ट करके अटैक को ब्लॉक कर देता है और देखता है कि सामने
मा डुआंग चू खड़ा है जो नाइट ब्लेड सेक्ट से है। अंदर से शी की आवाज आती है जो जोर से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे सेक्ट के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो खुद बाहर आती है, बैरन का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेती है। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान होती है। वो उसे जोर से गले लगा लेती है। उस दिन क्योंकि वहाँ कोई गार्डियन स्पिरिट नहीं होता इसलिए कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाता। आखिर में दोनों आराम से बैठकर डाइस गेम खेलने लगते हैं और पूरा माहौल हंसी मजाक और आराम के पलों से भर जाता है। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। थोड़ी देर बाद रोपेन जागा वहाँ आ जाती है और उन्हें ढूंढ लेती है। वो बेरन को डांटते हुए कहती है कि उसने जी युद्ध ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तो उसका कहना होता है कि वो बैरन को अच्छी तरह से जानती है। अगर सेक्ट में सच में डेंजर ना हो तो वो कभी सामने नहीं आता। बेरन बस हल्का सा हंस देता और कहता है कि ये सब बस एक गलतफहमी है। वो समझाता है कि वो इसलिए ज्यादा नजर नहीं आता क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी उतना हाई नहीं है। दूसरी तरफ सेक्ट के बाहर एक ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी माउंटेन से नीचे उतरता है। उसके पास काफी रेयर और वैल्यूएबल्स आइटम्स होते हैं जिन्हें वो बेचने आया होता है। स्टूडेंट्स उन चीजों को खरीदने के लिए भीड़ लगा देते हैं, लेकिन बाद में वो सीधा फ्लावर गार्डन की तरफ बढ़ता है जहाँ उसकी मुलाकात बेरन से होती है। तब पता चलता है कि जो आइटम्स वो बेच रहा था वो सब असल में बेरन के ही थे। बेरन उससे कहता है कि जल्दी वो उसकी जगह फ्लावर गार्डन का ख्याल रखेगा। आदमी ये भी बताता है कि उसने बेरन के लिए एक परफेक्ट घर ढूंढ लिया है। दोनों साथ में उड़ते हुए उस घर को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो आदमी नोटिस करता है कि बेरन की स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो उसकी स्पीड को भी मैच नहीं कर पा रहा होता। ये देखकर बेरन उसे एक कल्टीवेशन इनहेंसिंग पिल देता है ताकि वो अपनी स्पीड को उसके बराबर ला सके। कुछ ही देर में वो लोग उस घर तक पहुंच जाते हैं। घर का मालिक पहले से वहाँ उनका इंतजार कर रहा होता है और उन्हें अंदर आकर देखने के लिए इनवाइट करता है। बेरन पूरी जगह को देखकर काफी खुश होता है। फिर घर का मालिक प्राइस बताता है, लेकिन ब्लॉन्ड आदमी तुरंत कह देता है ये घर काफी गंदा है, हर जगह पत्ते पड़े हैं, इसीलिए इसका प्राइस कम होना चाहिए। तब बेरन बीच में बोलता है और एक डील देता है कि वो इस घर के बदले एक मैजिक वेपन देना चाहता है। घर का मालिक इस बात में दिलचस्पी दिखाता है। ये देखकर बेरन अपने पास से एक हाई ग्रेड मैजिक स्वार्ड निकालता है और उसे सामने रख देता है। जब उस स्वार्ड को टेस्ट किया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो डाली गई एनर्जी को 5 गुना ज्यादा पावर के साथ वापस रिलीज करता है। घर का मालिक तुरंत इम्प्रेस हो जाता है और बिना सोचे समझे उस घर को किंग डाउ के बदले एक्सचेंज करने के लिए मान जाता है। ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी सोचता है कि अब वो किसी ब्रोकर को बुलाकर डील फाइनलाइज करेगा, लेकिन अचानक सिचुएशन पलट जाती है। घर का मालिक धोखा दे देता है। वो प्लान करता है कि दोनों को मारकर स्वार्ड भी ले लेगा और घर भी उसके पास ही रहेगा। जैसे ही वो स्वार्ड से अटैक करता है, बेरन तुरंत उस वार को ब्लॉक कर देता है। जब वो पास आता है तो उसे साफ दिखता है कि उस आदमी ने एक यूनिकॉर्न शेपेड आर्मर पहना हुआ है। उसका पूरा शरीर एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग आर्मर से ढका होता है जिससे बेरन के अटैक्स भी आर पार नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन बेरन हार मानने वालों में से नहीं होता। वो ध्यान से ऑब्जर्व करता और एक सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही अपोनेंट के हाथ से एक चमकदार लाइट निकलती है, बेरन तुरंत आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उस एनर्जी को उसी के आर्मर की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है। असल में बेरन पहले से ही समझ चुका होता है कि ये आदमी भरोसेमंद नहीं है। वो पहले भी ऐसे लोगों को मार चुका होता है जो यहाँ डील करने आते थे। बेरन तुरंत घर के आंगन को तोड़ देता और नीचे दबी हुई हड्डियों का ढेर सामने आ जाता है। फिर भी वो आदमी बिल्कुल शांत रहता और कहता है कि अब अगला शिकार अर्थ के लोग होंगे। इससे पहले कि वो कुछ करे, बेरन तुरंत उसके हाथ से स्वार्ड को जोर से किक करके दूर गिरा देता है और एक पावरफुल स्ट्राइक से उसके सीने पर वार करता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ ही दिन बाद ली शियाओ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके मेडिटेशन से बाहर आता है। बाहर निकलते ही वो हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका सीनियर बेरन इतने दिनों से बाहर खड़ा रहकर उसकी रक्षा कर रहा था। बेरन फिर उसकी नई स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। वो देखकर नोटिस करता है कि ली शियाओ की स्पीड और पावर दोनों काफी इम्प्रूव हुई है, लेकिन फिर भी वो उसके लेवल से काफी पीछे है। टेस्ट के बाद बेरन उससे कहता है कि वो पहले जाकर नहा ले क्योंकि इतने दिन बिना रुके ट्रेनिंग करने की वजह से उसके शरीर से काफी बदबू आ रही है। थोड़ी देर बाद जूनियर सिस्टर यिंगशी वहाँ आती है। वो उत्साहित होकर बताती है कि उसे यंग हीरोज ग्रुप में सिलेक्ट किया गया है और फिर वो बेरन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कैलीग्राफी सिखाए। तभी बेरन के सिस्टम में एक नया मिशन अपीयर होता है जिसमें उसे उसकी मदद करने को कहा जाता है। बेरन उसकी राइटिंग चेक करता है और शांत तरीके से उसकी गलतियां बताता है, जैसे कि उसका लेआउट ठीक नहीं है और उसके लिखे हुए शब्द आकार में बहुत छोटे हैं। लेकिन यिंगशी उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय बस चुपचाप उसे देखती रहती है, जैसे वो उसकी एक भी बात सुन ही नहीं रही हो। आखिर में बेरन खुद एक शब्द लिखकर उसे उदाहरण देता है ताकि वो देखकर समझ सके, लेकिन यिंगशी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो ख्यालों में खो जाती है जहाँ वो इमेजिन करती है कि वो दोनों एक रोमांटिक माहौल में साथ में डांस कर रहे हैं। जब लेसन खत्म होता है तो यिंगशी अपना वादा पूरा करती है। वो बेरन को एक हार्ट प्रोटेक्टिंग मिरर देती है जो एक रेयर ट्रेजर होता है और पॉइजन या भारी प्रभाव को अब्सॉर्ब कर सकता है। बेरन ये देखकर सच में हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि उसने तो बस एक शब्द लिखकर दिखाया था, लेकिन उसके बदले यिंगशी ने इतनी कीमती चीज दे दी। इसके बदले में बेरन भी यिंगशी के लिए 2 स्वार्ड्स फोर्ज करता है और उसे दे देता है। यिंगशी एक गिफ्ट पाकर और भी खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद बेरन एग्जाम हॉल के हेड के पास जाता है टाइम पास करने और गेम खेलने के लिए।
वहाँ मुरंग सुई उन्हें वार्निंग देती है कि वो कोई ऐसा गेम ना खेले जिसमें पैसे शामिल हों। बेरन जवाब देता है कि वो बस लोगों को सिखाना चाहता है कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो एग्जाम्पल देता है कि पहले सेक्टर के लीडर ने एक प्लेट बीफ के लिए कुछ सिल्वर दे दिया था जो साफ बेकार था। ये सुन के गार्ड भी कंफ्यूज हो जाता और आखिरकार उसे रोकता नहीं। गेम के बाद सेक्ट मास्टर खुश होकर बेरन को एक हाई लेवल बॉडी प्रोटेक्शन ट्रेजर देता है। बेरन ये देखकर अंदर से हैरान रह जाता है क्योंकि ऐसे रेयर आर्टिफैक्ट्स पूरे कॉन्टिनेंट में गिन चुन के ही होते हैं। फिर भी वो अपनी नॉलेज छुपाता है और अनजान बनकर पूछता है कि इसका नाम क्या है। सेक्ट मास्टर गर्व से बताता है कि उसने खुद इसका नाम रखा है। जब बेरन घर वापस आता है तब लिशियाओ जल्दी में वहाँ पहुँचता है और उससे पूछता है कि क्या वो भी यंग हीरोज गैदरिंग में हिस्सा लेगा। लिशियाओ उत्साहित होता है और कहता है कि अगर वो हाई रैंक ले आया तो शायद उसे सीनियर स्टूडेंट बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन बैरन सीधा जवाब देता है। वो कहता है कि सिर्फ दूसरे सेक्ट्स में ही ऑलरेडी 5 लोग हैं जो स्वान मास्टर लेवल तक पहुंच चुके हैं, जबकि लिशियाओ भी बस शुरुआती कदम पर है। जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हालांकि बैरन उसे नजरअंदाज नहीं करता, वो फिर भी उसकी मदद करने का फैसला करता है। अचानक वो एक लाइटनिंग फ्लावर से बनी हुई पिल निकालता और सीधा लिशियाओ के मुंह में डाल देता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ सके। बेरन लिशियाओ को वार्न करता है कि ये पिल उसकी स्ट्रेंथ को बहुत तेजी से बढ़ा सकती है, लेकिन ये काफी डेंजरस भी है। वो साफ कहता है कि जो लोग मेंटली और फिजिकली रेडी नहीं होते, अगर वो इसे ले ले तो उनका शरीर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इसीलिए वो सीधा मना करता है कि किसी और को ये पिल कभी ना दे। इसके बाद वो लिशियाओ को साथ लेकर उड़ता है और उसे एक पावरफुल वेपन देता है, 10,000 सोल्जर स्वार्ड। लिशियाओ जैसे ही उसे चलाने की कोशिश करता है वो उसकी पावर देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन बैरन तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि वो इसे गलत तरीके से यूज कर रहा है। फिर बैरन खुद उसका सही टेक्निक दिखाता है। सिर्फ एक स्विंग में वो स्वार्ड हजारों छोटे छोटे ब्लेड्स में टूटकर आगे बिजली की तरह शूट करती है। ये देखकर लिशियाओ बिल्कुल स्थिर रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कुछ दिन बाद सेक्ट के स्टूडेंट्स की मुलाकात होती है। वहाँ लड़कियां आपस में बात कर रही होती कि लिशियाओ पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहती हैं। उनमें से एक लड़की गौर करती कि कुलाई चुपचाप बैरन को देख रही है। वो तुरंत समझ जाती है और सोचने लगती कि कैसे उससे बात करें। थोड़ी देर बाद सेक्ट लीडर वहाँ आता है और सबके सामने लिशियाओ को बुलाता है। वो अनाउंस करता है कि लिशियाओ सबसे पावरफुल स्टूडेंट है और उसे सीनियर स्टूडेंट अपॉइंट करता है जो टीम को मून सेक्ट तक लीड करेगा। ये सुनते ही काफी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर जल भी रहे होते हैं। निकलने से पहले कई स्टूडेंट्स की जोड़ियां एक दूसरे से वादा करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी कंपटीशन में टॉप रैंक लाएगा उसे अपने पार्टनर का प्यार मिलेगा। जब बैरन देखता है कि कुलाई और जीजिन एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं तो वो हालात से दूर रहना ही ठीक समझता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तभी एक लड़की जिसका नाम किंग सुई होता है बैरन को आवाज देती है और कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, लेकिन बैरन बिना रुके सीधा आगे बढ़ता रहता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ये देखकर किंग सुई उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। जब वो लगभग उससे टकराने ही वाली होती है तभी बैरन के सिस्टम से एक वार्निंग आती है कि ये लड़की श्वान लेवल का खतरा है। ये सुनते ही बैरन तुरंत साइड में हट जाता है। किंग सुई अपना बैलेंस खो देती है और सीधा गिर जाती है। ये सब देखकर आसपास की लड़कियां बैरन की कामनेस और रिएक्शन स्पीड से इम्प्रेस हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो हालात को बिना घबराहट के हैंडल कर लेता है। मून सेक्ट की तरफ जाते हुए बैरन गहरी सोच में डूब जाता है। वो समझ रहा होता है कि ये ग्रैंड गैदरिंग सिर्फ एक नॉर्मल इवेंट नहीं है, ये असल में एक तरीका है जिससे सेक्ट अपनी पावर दिखाना चाहता है और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। लेकिन बैरन को ये भी महसूस होता है कि इन सब के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया। इस बीच एक जवान स्टूडेंट उसके पास आता और उसे चेस खेलने का इनवाइट देना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि बैरन कैरिज में गहरी नींद से सो रहा है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे जगाए या नहीं। थोड़ी देर बाद उनका पूरा ग्रुप अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। वहाँ यान यू सेक्ट का एक स्टूडेंट उनका स्वागत करने आता है। उसने पहले ही सुन रखा था कि गुइशन सेक्ट के पास काफी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए वो खुद देखना चाहता था। उन सबको देखकर वो संतुष्ट हो जाता है और फिर शांति से उन्हें इन्वाइट करता है कि वो यान यू सेक्ट का भी विजिट करें। वो जगह उनके सिंपल सेक्ट से बिल्कुल अलग होती है, बहुत ही बड़ी, खाली और हर कोने में लग्जरी चमक रही होती है। हर चीज देखकर लगता है कि ये सेक्ट अपनी शान दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। उस रात बैरन का एक रूममेट जूनियर उसे चेस खेलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मैच शुरू होते ही सिर्फ कुछ ही मूव्स में वो हार मान लेता है। बैरन उसे समझाता कि वो गेम पे ध्यान से नजर रखे, फिर वहाँ से निकलकर थोड़ा वॉक करने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता उसका सिस्टम अचानक उसे डेंजर वार्निंग दे देता है। बैरन खुद हैरान होता है, सिर्फ आराम से चलने पे भी उसकी जान खतरे में आ सकती है। जब वो बाहर सड़क पर आता है तो वो सोचता है कि एरिया यान यू सेक्ट के कंट्रोल में है, लेकिन अचानक उसके सामने 2 अलग अलग सेक्ट्स के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और बीच सड़क पर ही हिंसा शुरू कर देते हैं। बैरन जिधर भी जाने की कोशिश करता है हर तरफ बस लड़ाई ही चल रही होती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि आखिरकार वो एक पेड़ पर चढ़कर दूर से सब ऑब्जर्व करने लगता है। सबसे अजीब बात ये होती है कि यान यू सेक्ट के एल्डर्स खुद इस झगड़े को रोकने के बजाय उसे नजरअंदाज कर रहे होते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुसीबत से बचने के लिए बैरन एक ऐसे एरिया की तरफ चला जाता है जो ज्यादा लोगों से भरा नहीं होता और सेफ भी होता है। वहाँ वो बिना ज्यादा रिस्क लिए सिस्टम के कॉइन्स भी अर्न कर सकता है, लेकिन किस्मत फिर उसके साथ खेल खेलती है।
वहाँ उसकी टक्कर फिर से किंग सुई से हो जाती है। बेरन तुरंत वापस से निकलने की सोचता है, लेकिन इस बार किंग सुई उसका रास्ता रोक कर उसे आगे बढ़ने नहीं देती। एक मीठी सी स्माइल के साथ किंग सुई ऐसा दिखावा करती कि जैसे वो इत्तेफाक से बेरन से टकरा गई हो। फिर वो एक ज्वेलरी काउंटर से हेयर ऑर्नामेंट उठाती है और उसे अपने बालों में लगाकर पूछती कि वो कैसी लग रही है। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती है, बैरन वहाँ से बिना किसी निशान के गायब हो चुका होता है। कुछ देर बाद बैरन एक फ्लावर फील्ड में आराम से लेटा हुआ ठंडी हवा के मजे ले रहा होता है। तभी किंग सुई वहाँ आती है, हाथ में एक फूड बॉक्स लेकर। वो ऐसा बर्ताव करती जैसे उनकी मुलाकात एक परफेक्ट रोमांटिक इत्तेफाक हो। बैरन फिर भी उसे इग्नोर करता रहता है, तो किंग सुई उसे अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाती है, जिसमें उसने एक सीक्रेटली लव पोशन मिलाया होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि सिर्फ एक बाइट से ही बैरन उस पर फिदा हो जाएगा, लेकिन बैरन उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो सीधा उठता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है, किंग सुई को वहीं खड़ा छोड़कर, जो अपनी पूरी प्लानिंग को फेल होता देखकर हैरान रह जाती है। जंगल में घुसते ही बैरन कुछ पत्थर उठाता और बिना वार्निंग के पेड़ की तरफ फेंकता है। अगले ही पल 3 लड़कियां एक के बाद एक ट्री ब्रांचेस से नीचे गिर जाती हैं। बैरन उन्हें डांटता हुआ कहता है कि वो उसका पीछा करना बंद करें। वो तीनों लड़कियां शर्म से सर झुका लेती और मान लेती कि वो सिर्फ अपने सीनियर के करीब आना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने किंग सुई से छुपने की टेक्निक भी सीख ली थी। तभी कुछ देर बाद एक स्टूडेंट भागते हुए आता और बताता है कि उनके कुछ साथी ज़ेनवू सेक्ट के लोगों से भिड़ गए और काफी घायल हो गए। ये सुनते किंग सुई तुरंत सेक्ट के लीडर को खबर करने का सोचती है, लेकिन बैरन उसे टेलीपैथी के जरिए रोक देता है और कहता है कि सीधा घटना स्थल पर जाए। किंग सुई बिना देरी किए उस इन की तरफ निकल पड़ती है जहाँ ज़ेनवू सेक्ट के स्टूडेंट्स रुके होते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सीधा उन लोगों को ऑर्डर देती है जो झगड़े की वजह बने थे कि वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, लेकिन ज़ेनवू सेक्ट के लोग उल्टा मजाक उड़ाते हैं और उन्हें वीक सेक्ट कहकर इंसल्ट करते हैं। ये सुनकर किंग सुई का सब्र खत्म हो जाता है और वो सीधा उनका सामना करती है। धीरे धीरे वहाँ भीड़ जमा होने लगती है, लोग तमाशा देखने के लिए रुक जाते हैं और हालात और भी गर्म हो जाते हैं। देखते ही देखते दोनों सेक्ट्स के बीच फुल फाइट शुरू हो जाती है। ज़ेनवू का लीडर एक स्पेयर लेकर किंग सुई पर हमला करता है, लेकिन किंग सुई हर वार को सिर्फ डॉज करती रहती है। वो एक भी पलटवार नहीं करती है। देखकर उसका अपोनेंट उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे डरपोक कह देता है, लेकिन अगले ही पल उसके कपड़े फट जाते हैं और उसके सीने पर 5 गहरी चोटों के निशान देखते हैं। तब किंग सुई शांत आवाज में समझाती है कि ये 5 घाव उस बात का सबूत है कि उसने 5 बार अपने आप को रोक लिया था और उसका आखिरी वार सीधा अपोनेंट के दिल पर लगा था। फिर भी वो शांत रहकर कहती कि वो अपने जूनियर्स को एम्बेरस नहीं करना चाहती, इसीलिए वो ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रही। लेकिन तभी सिचुएशन और सीरियस हो जाती है जब ज़ेनवू सेक्ट का एक एल्डर खुद आगे आ जाता है। ये देखते ही बैरन तुरंत किंग सुई को ऑर्डर देता है कि वो पीछे हट जाए और पूरी बात रिपोर्ट करे। थोड़ी ही देर में ये खबर फैल जाती है कि गुइशिन सेक्ट ने ज़ेनवू सेक्ट को हरा दिया। ये सुनकर ज़ेनवू का एल्डर गुस्से से भर जाता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि अगर वो रिएक्ट करता तो लोग उसे जूनियर्स पर जुल्म करने वाला समझते हैं। जब ये खबर गुइशिन सेक्ट के हेड के पास पहुंचती है तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो महसूस करता है कि ज़ेनवू सेक्ट के एल्डर ने उनकी बेइज्जती करी है। बिना देरी किए वो कुछ लोगों को लेकर सीधा इंसाफ मांगने निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचने पर चाहे ज़ेनवू का एल्डर सामने आ जाता, फिर भी सेक्ट हेड रुकता नहीं। वो तुरंत किंग सुई को ऑर्डर देता है कि वो गुनहगार को पकड़े। साथ ही वो अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करता है जिससे जमीन तक हिलने लगती है। अगली पल सिचुएशन फुल स्केल बैटल में बदल जाती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं और पूरा एरिया हिल उठता है। लेकिन इन सब के बीच अचानक यान यूई सेक्ट का हेड आसमान से उतरता है और सबको रुकने का ऑर्डर देता है। उसकी मौजूदगी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि दोनों तरफ के सेक्ट हेड्स तुरंत शांत हो जाते हैं। वो दोनों तुरंत अपना भाव बदल कर कहते हैं कि ये सब बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। यान यूई सेक्ट का हेड हल्की सी मुस्कान के साथ एक वाइन जार निकालता है और दोनों को साथ बैठकर पीने का इनवाइट देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूर खड़ा बैरन ये सब शांति से देख रहा होता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये सब पहले से ही प्लान था। यान यूई सेक्ट ने जानबूझकर फाइट होने दी ताकि एंड में वो मध्यस्थ बनकर अपनी पावर और इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्ग दिखा सके। इस हादसे के बाद किंग सुई को काफी शाबाशी मिलती है क्योंकि लोग उसकी हिम्मत से इम्प्रेस हो जाते हैं। बाद में वो बैरन के पास आकर पूछती कि उसे कैसे पता था कि ये सब होने वाला है। बैरन समझाता कि उसने शुरू से ही नोटिस कर लिया था कि यान यूई के कई एक्सपर्ट्स छुपकर आसपास मौजूद थे जो सही वक्त पर आकर दोनों सेक्ट्स को रोकने वाले थे। ये सुनकर किंग सुई और भी इम्प्रेस हो जाती है और शुक्रिया के रूप में वो बैरन को एक रेयर एलिक्सर देती है जो असल में सेक्ट के हेड ने उसे दिया था और उसे खुद उसे यूज करना था। साथ ही में वो एक और गुड न्यूज देती है कि यान यूई सेक्ट में जल्दी एक ग्रैंड ऑक्शन होने वाला है जहाँ कई रेयर और वैल्यूएबल ट्रेजर्स बेचे जाएंगे। अगले दिन दोनों अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क पहनते हैं और साथ में उस ऑक्शन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए उनकी मुलाकात अचानक से जीजिन के ग्रुप से हो जाती है। बैरन तुरंत सिचुएशन समझ जाता है। उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है और वो सीधा किंग सुई को खींचकर एक गली में छुप जाता है। उधर जीजिन और उसकी सहेलियां आपस में बात कर रही होती हैं कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी अपने सीनियर को फॉलो करने की, लेकिन फिर भी हर बार बैरन उन्हें पकड़ लेता है। उन्हें लगता है कि वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकती।
जीजिन अपनी तरफ से एक थ्योरी बनाती है। वो कहती है कि शायद बेरन किसी बड़े सेक्ट के लीडर का बेटा है जिसे उसकी स्टेप मदर ने मारने की कोशिश की होगी और इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर टांग सेक्ट में रह रहा है। बाकी लड़कियां भी उसकी ये बात सुनकर एग्री करने लगती हैं। कुछ देर बाद बैरन और ली शियाओ सुरक्षित ऑक्शन हाउस पहुंच जाते हैं। एंट्री के लिए ली शियाओ अपना टोकन यूज करता है और दोनों को एक स्पेशल ग्लास रूम में ले जाया जाता है। उस रूम पर एक इनविजिबल बैरियर लगा होता है जिससे वो नीचे चल रही ऑक्शन को साफ देख सकते हैं, लेकिन कोई भी उनकी आइडेंटिटी नहीं जान पाता। ऑक्शन शुरू होती है। पहला आइटम एक स्पेशल क्लॉथ होता है जो लेवल 3 के बीस्ट के सिल्क से बना होता है। ली शियाओ ये सुनकर हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका स्टार्टिंग प्राइस एक मिड ग्रेड स्पिट स्टोन है जो कि उसकी आधी सैलरी के बराबर है। जैसे जैसे बिडिंग शुरू होती है लोग धीरे धीरे पैसे बढ़ाते जाते हैं। बेरन एक्सप्लेन करता है कि ली शियाओ के पास जो 2 टोकन्स हैं वो सीधा सेक्ट हेड ने दिए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ सेक्ट लीडर्स या फिर उनके स्टूडेंट से हिस्सा ले रहे हैं। प्राइस जल्दी ही बढ़कर 11 स्पिट स्टोन्स तक पहुंच जाता है। तभी अचानक बेरन खुद बिड लगाता है। ये देखकर ली शियाओ हैरान रह जाता है क्योंकि उसे खुद अंदाजा नहीं था कि उसका सीनियर इतना अमीर है। आखिरकार बेरन 20 स्पिट स्टोन्स में उस आइटम को जीत लेता है। पेमेंट कंप्लीट होते ही वो क्लोथ तुरंत उनके पास डिलीवर कर दिया जाता है। कुछ ही देर में उनका पूरा रूम स्पिरिचुअल ट्रेजर्स और रेयर आइटम से भर जाता है। ली शियाओ इतना उत्साहित हो जाता है कि वो भावुक होकर कसम खा लेता है कि वो जिंदगी भर बेरन की सेवा करेगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि बेरन को सिस्टम से एक अर्जेंट नोटिफिकेशन मिलता है कि उसे तुरंत वापस लौटना होगा। वो बिना वक्त गवाए ली शियाओ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एक टाइट कपड़ा पहना हुआ आदमी जो अभी अभी एक हिडन वेपन खरीद चुका होता है, उसे एक सीक्रेट ऑर्डर मिलता है ली शियाओ को मारने का। कुछ समय बाद एक बड़ा इंटरसेक्ट गैदरिंग होता है। सब लोग सेक्ट लीडर को बधाई दे रहे होते हैं क्योंकि उसने शुआनजोंग लेवल तक रीच कर लिया होता है। माहौल खुशी से भरा होता है, लेकिन अचानक आसमान से एक पावरफुल मैजिक लाइट नीचे गिरती है और सीधा उस जगह पर अटैक करती है। खुशी का माहौल तुरंत डर और टेंशन में बदल जाता है। मून सेक्ट के डिसाइपल्स तुरंत एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे धुआं हटने लगता है और उसके पीछे से डेमन सेक्ट के लोग सामने आते हैं। ये देखकर सेक्ट लीडर का गुस्सा फट पड़ता है। वो बिना रुके अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है, एक पावरफुल एनर्जी सर्कल बनाता है और उसे एक्सप्लोड कर देता है। लेकिन सब लोग हैरान हो जाते हैं जब वो पूरा अटैक एक ही आदमी अब्सॉर्ब कर लेता है। एक बूढ़ा आदमी जिसके लाल बाल होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि होंग होता है, वाइंड सेक्ट का लीडर। इस सेक्ट को इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि वो डेमन सेक्ट की कैटेगरी में आते हैं और उनकी मौजूदगी ही एक बड़ा खतरा माना जाता है। दोनों बड़े बड़े लीडर्स का ऑरा एक दूसरे से टकरा जाता है और पूरा माहौल बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। दोनों ही शुआनजोंग लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, इसीलिए उनकी टक्कर देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। सेक्ट लीडर गुआन जो पहले इस गैदरिंग को एक फ्रेंडली इवेंट बनाकर सेक्ट के बीच के रिश्ते मजबूत करना चाहता था, अब बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डेमन सेक्ट इतनी बड़ी ताकत के साथ यहाँ आ जाएगा। तभी डेमन सेक्ट की तरफ से यिन जियांग होंग आगे बढ़ता है और प्रस्ताव करता है कि दोनों साइड्स धार्मिक सेक्ट और डेमन सेक्ट एक कंपटीशन के जरिए अपनी स्ट्रेंथ का फैसला करें। बाकी सेक्ट लीडर्स भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। पहला राउंड मार्शल आर्ट्स का रखा जाता है। डेमन सेक्ट की तरफ से एक लड़की मान जियाओ अरेना में आती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं जब पता चलता है कि इतनी छोटी उम्र में ही वो जुआनजोंग लेवल के 3rd स्टेज तक पहुंच चुकी है। यिन जियांग होंग बस मुस्कुराता रहता है और अपनी स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम दे देता है, वो जैसे चाहे वैसे लड़े। मान जियाओ अभिमानी नजरों से धार्मिक सेक्ट के स्टूडेंट्स को देखती है और उन्हें सीधा कमजोर कहकर बेइज्जती करती है। ये सुनकर एक यंग स्टूडेंट गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे चैलेंज करता है। वो अपनी टेक्निक का यूज करके अपने 2 क्लोन्स बना लेता है और तीनों एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन मान जियाओ बस एक उंगली हिलाती है और सीधा असली बॉडी पर अटैक करती है, जिससे वो लड़का जोर से उड़कर दूर गिर जाता है। जब फाइट चल रही होती है तभी यिन जियांग होंग ऐसे ही धार्मिक सेक्ट के स्टूडेंट्स के बीच में आ जाता है और उनसे पूछता है कि उन्हें हर महीने कितने स्पिट स्टोन्स मिलते हैं। ये सवाल सुनकर सब स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि वो अपना पूरा समय सिर्फ ट्रेनिंग में लगा देते और उन्हें कभी स्पिट स्टोन्स मिलते ही नहीं। यिन जियांग होंग जोर से हंसता और कहता है कि उसके सेक्ट में तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी हर महीने 10 स्पिट स्टोन्स मिलते हैं। ये सुनकर धार्मिक सेक्ट के स्टूडेंट्स के दिल में जलन सी होने लगती है और जब वो ये भी सुनते कि मान जियाओ सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि सिंगिंग में भी टैलेंटेड है और हर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है तो उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। क्यूरियोसिटी में खुद बैरन सिंगिंग कंपटीशन देखने चला जाता है। वहाँ जीजिन और मानजियो का सामना होता है, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होती है मानजियो के स्ट्रॉन्ग ऑरा के प्रेशर से जीजिन के इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग्स टूट जाती हैं और मजबूरन वो हार मान लेती है। इसके बाद के कंपटीशन भी धार्मिक सेट के लिए कुछ ज्यादा अच्छे नहीं जाते हैं। कुछ जीत मिलती है लेकिन आखिरी रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं होता। जो प्लान उन्होंने डेमन सेक्ट को नीचा दिखाने के लिए बनाया था वो उल्टा उन पर ही भारी पड़ने लगता है। हालात को संभालने के लिए सेक्ट लीडर अनाउंस करता है कि जो भी फर्स्ट प्लेस जीतेगा, चाहे साहित्य हो या मार्शल आर्ट्स, उसे एक बड़ा इनाम
इनाम दिया जाएगा। तभी अचानक होंग वहाँ आता है हाथ में मीट खाते हुए और पूछता है कि अगर मानजियो जीत गई तो क्या उसे भी ये इनाम मिलेगा। ये सुनते ही दोनों साइड्स के लीडर्स में भारी बहस शुरू हो जाती है, लेकिन होंग फिर शांत होकर कहता है कि बेहतर होगा कि दोनों साइड्स एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि सभी सेक्ट मिलकर आगे बढ़ सके। उस रात ली शियाओ अपने एक जूनियर के साथ बैरन के पास आता है और अगले दिन की कंपटीशन के लिए सुझाव मांगता है। दूर खड़ी यिंगशी चुपचाप बैरन को देख रही होती है। वो ख्यालों में खो जाती है और इमेजिन करती कि वो दोनों शादी कर चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। अगली सुबह चेस कंपटीशन शुरू होता है। धार्मिक सेक्ट के स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर टेंशन में होते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर डेमन सेक्ट हार गया तो वो बदला लेने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं। तभी मानजियो वहाँ आती है और उन्हें सावधान करती कि वो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोले। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है अपने सेट के प्रतियोगी को सपोर्ट करने के लिए। बेरन ऊपर से मैच देख रहा होता है जहाँ उसका स्टूडेंट वुहान चेस खेल रहा होता है, लेकिन उसका अपोनेंट इतना समझदार निकलता है कि वो धीरे धीरे वुहान को दरकिनार कर देता है और आखिरकार वो हार मान लेता है। रेफरी अनाउंस करता है कि फाइनल मैच 10 मिनट में शुरू होगा, चूलियाओ वर्सेस बैरन। वुहान आंखों में आंसू लेकर बैरन के पास आता और माफी मांगता है कि वो उस टेक्निक को सही से यूज नहीं कर पाया जो बैरन ने उसे सिखाई थी, लेकिन बैरन उसे शांत करता और कहता है कि उसने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब फाइनल मैच शुरू होने ही वाला होता है तो काफी सारी फीमेल स्टूडेंट्स भी वहाँ आ जाती हैं। सबके मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर ये लेजेंडरी बैरन दिखता कैसा है। जैसे ही गेम शुरू होता है चूलियाओ पहला मूव लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे चेस बोर्ड ही टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रेफरी तुरंत नया बोर्ड लाने वाला होता है, लेकिन बैरन उसे रोक देता है। वो बिल्कुल शांत आवाज में चूलियाओ से पूछता है कि क्या वो उसके साथ ब्लाइंड चेस खेलने की हिम्मत रखता है। ये कहकर बैरन अपनी टोपी उतारता और अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। दूसरी तरफ होंग भी वहाँ दोनों सेक्ट लीडर्स के साथ आ जाता है सिर्फ इस रोचक मैच को देखने के लिए। ब्लाइंड चेस मैच शुरू होता है। रेफरी दोनों प्लेयर्स के मूव्स को सुनकर नोट करता है, लेकिन उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है कि वो थोड़ा धीरे खेले। इतनी तेज स्पीड पर गेम चल रहा होता है कि दोनों सेक्ट के लीडर्स भी उनके मूव्स को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाते। होंग हल्का सा हंस पड़ता है और फिर ऑडियंस को वास्तविक बोर्ड दिखाकर थ्री ओबेडेंस के रिप्रेजेंटेटिव की समझदारी की तारीफ करता है। कुछ राउंड्स के बाद चूलियाओ धीरे धीरे प्रेशर में आने लगता है। वो हर मूव से पहले लंबी सोच में पड़ जाता है जो साफ दिखाता है कि वो डिसएडवांटेज में है। ऑडियंस के बीच भी टेंशन बढ़ने लगती है। मानजियो और लीशियाओ के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपने साइड के जीतने का दावा करते हैं। हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि वो दोनों लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी दोनों सेक्ट के लीडर्स बीच में आकर उन्हें रोक देते हैं। मानजियो ठंडी मुस्कान के साथ कहती है कि वो उसका हिस्सा मार्शल आर्ट्स मैच में चुकाएगी। लीशियाओ भी बिना झिझक के उस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। कुछ ही देर बाद चूलियाओ फाइनली हार मान लेता है। धार्मिक सेक्ट के लोगों की तरफ से जोरदार उत्साहित होने की आवाज आने लगती है। सेक्ट लीडर खुशी से भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि आखिरकार उनकी साइड से पहली जीत मिलती है। वो सबके सामने बैरन को इनाम देता है, लेकिन जब सब जश्न मना रहे होते हैं तब बैरन के मन में एक अजीब सी चिंता पैदा होने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसकी शांत जिंदगी अब ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगी। जब वो वापस जाने के लिए मुड़ता है तभी मानजियो उसका रास्ता रोक लेती है। गुस्से में वो अपना डैगर निकालती है और बैरन पर इल्जाम लगाती है कि उसने चीटिंग करके जीत हासिल की है। वो धमकी देती है कि अगर वो सच एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो उसे मार देगी। बैरन तुरंत हालात समझ जाता है और एक्टिंग करते हुए डांस करने का नाटक करता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जैसे उस पर सच में अटैक हो रहा हो, ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आए। ये देखकर मानजियो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद सेक्ट मास्टर कुआन और होंग वहाँ पहुंच जाते हैं और बैरन से पूछते हैं कि वो इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा था। बैरन सीधा जवाब देता है कि मानजियो उस पर चीटिंग का इल्जाम लगा रही थी। ये सुनकर होंग जोर से हंस पड़ता और कहता है कि मानजियो की आदत है लोगों को डराने की, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो ये भी कह देता है कि जब तक कोई मरा नहीं तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके तुरंत बाद मार्शल आर्ट्स मैच शुरू हो जाता है, मानजियो वर्सेस लीशियाओ। शुरू के कुछ मूव्स में ही मानजियो को लगता है कि लीशियाओ की टेक्निक्स काफी अजीब है, जैसे वो नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। हालात को काबू करने के लिए वो अपनी आइस टेक्निक का यूज करती है और धीरे धीरे लीशियाओ की बॉडी फ्रीज करना शुरू कर देती है। लीशियाओ का शरीर बर्फ से ढकने लगता है, लेकिन जैसे ही मानजियो पास आती है वो अचानक अपनी पूरी पावर रिलीज करता है और एक झटके में उसे दूर ढकेल देता है। उसके बाद वो अपनी स्वाट टेक्निक का यूज करता है। उसकी तलवार कई टुकड़ों में टूटकर अलग अलग दिशाओं से अटैक करती है और मानजियो को चोट पहुंचाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसी वेपन टेक्निक एग्जिस्ट भी करती है। घायल और हैरान मानजियो रो पड़ती है और भागकर होंग के पास जाकर उसे पकड़ लेती है। लेकिन इसी बीच एक और खतरा चुपचाप आगे बढ़ रहा होता है। एक असैसिन दूर से बैरन पर नजर जमा कर एक पॉइजनस स्पिरिट नेल से उसे टारगेट करता है। बैरन जैसे ही इस अटैक को नोटिस करता है वो हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन इतनी नफरत करता है उससे कि इतना रेयर और डेडली वेपन यूज कर रहा है। फिर भी उसे विश्वास होता है कि उसका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस अटैक को झेल लेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी नजर घुमाता है वो देखता है कि गुलाई उसके पीछे खड़ी है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और एक अर्जेंट कमांड देता है।
कुलाई को बचाओ और खुद के मरने का नाटक करो। बेरन बिना एक पल गवाए तुरंत आगे बढ़ता और अपने ही शरीर से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अगले ही पल माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। कुलाई की रोती हुई आवाज गूंज उठती है। वो दर्द भरी चीख के साथ बेरन का नाम पुकार रही होती है। जिजिन शौक से बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर में यिंगशी की छोटी बहन भी भागते हुए वहाँ पहुँचती है, गुस्से में चीखती हुई कि कौन है जो इसके पीछे है। सेक्ट लीडर तुरंत बेरन के शरीर को चेक करता है और हैरान हो जाता है जब वो पहचानता है कि ये अटैक एक सोल स्टीलिंग नेल से हुआ है। डेमन सेक्ट का एक ऐसा वेपन जो किसी को भी मार सकता है, चाहे उसका कल्टीवेशन लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो। ये जानते ही उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। तुरंत धार्मिक सेक्ट और डेमन सेक्ट के बीच फुल स्केल फाइट शुरू हो जाती है। इस पूरे मामले के बीच भी कुलाई बेरन के पास से हिलती नहीं। वो उसे जोर से पकड़कर रो रही होती है, जबकि बेरन बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता। दूसरी तरफ ली शियाओ का गुस्सा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो बिना किसी रहम के दुश्मनों को काटना शुरू कर देता है, सिर्फ अपने सीनियर का बदला लेने के लिए। सेक्ट लीडर्स मिलकर होंग पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होंग आसानी से उनके हर अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो सबको रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन हालात अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके थे। हाई लेवल एक्सपर्ट्स का ऑरा टकराने लगता है, जिससे पूरा एरिया हिलने लगता है। माहौल इतना डेंजरस हो जाता है कि हर कोई टेंशन में आ जाता है। इसी बीच बैरन समझ जाता है कि अब वापस जिंदा होने का सही समय आ गया है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है, जैसे अभी अभी होश में आया हो। सेक्ट लीडर तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन यिंगशी की छोटी बहन उससे पहले पहुंच जाती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। खुशी और आंसुओं के साथ बाकी लड़कियां भी दौड़कर आती हैं और उसे घेर लेती हैं। इसी दौरान वो असैसिन जो पहले फेल हो गया था, वो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार होंग उसे तुरंत पकड़ लेता है। वो सबके सामने कहता है कि वो इसकी जांच पड़ताल करेगा और पूरी सच्चाई सबके सामने लाएगा। बाद में सेक्ट लीडर के चैम्बर में टोंग कुई बेरन से सवाल करता है। बेरन बिना कुछ छुपाए सीधा सच बताता है कि उसने एक मिस्टीरियस लेवल प्रोटेक्टिव आर्मर पहना हुआ था, जो कॉप्स हॉल के हेड का था। वो समझाता है कि इसी आर्मर की वजह से वो उस डेडली अटैक से बच पाया और जिंदा रह गया। टोंग कुई ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि बैरन के इतने क्लोज कनेक्शंस हैं, खासकर इतने पावरफुल लोगों के साथ। थोड़ी देर बाद होंग भी हालात को समझने लगता है। उसे लगता है कि कोई तीसरा पक्ष जानबूझकर धार्मिक और डेमन सेक्ट के बीच टकराव बढ़ाना चाहता है। जांच पड़ताल के बाद भी जो असैसिन पकड़ा गया था, वो असली मास्टरमाइंड के बारे में कुछ नहीं जानता होता। कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान सेक्ट लीडर लगातार बैरन को फोर्स करता रहता है कि वो ट्रेनिंग करे और उसकी देखरेख में रहे। बैरन परेशान होकर बाहर निकलने का मौका ढूंढता है और आखिरकार एक बहाना बनाकर निकल जाता है, लेकिन बाहर आते ही वो हैरान हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स उसकी कहानी का दोहरान कर रहे होते हैं, कैसे उसने कुलाई को बचाया था, और ऊपर से उसमें रोमांटिक टच भी ऐड कर दिया गया होता है। ये देखकर बैरन का सर दर्द करने लगता है, क्योंकि उसे अपने फ्यूचर की चिंता होने लगती है। इसी बीच उसे क्वान डोंग चू और होंग बुलाते हैं। सेक्ट लीडर उसे एक विश फुलफिलमेंट कार्ड देता है। बैरन पहले तो इतना रेयर आइटम लेने से मना कर देता है, लेकिन होंग हंसकर कहता है कि कम से कम एक तो ले ही ले, क्योंकि वो इस इनाम का हकदार है। हम देखते हैं बैरन आखिरकार वो कार्ड ले लेता है। फिर होंग उसकी तरफ गहरी नजर से देखकर कहता है कि वो सच में काफी स्मार्ट है, और उससे पूछता है कि क्या वो इस पूरी साजिश के पीछे छुपे हुए मास्टरमाइंड को ढूंढ सकता है। सिस्टम के हिंट के हिसाब से बैरन अंदाजा लगाता है कि ये सब किसी धार्मिक सेक्ट के अंदर का ही काम हो सकता है। जब वो शहर की तरफ निकलता है, तब उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत एक प्लान बनाता है और जानबूझकर रास्ता भटकने का नाटक करता है और एक गली में घुस जाता है। कुछ ही पल बाद एक लड़की भी उस गली में घुस जाती है, बिना ये समझे कि वो सीधा बैरन के जाल में आ चुकी है। जब बैरन अचानक पीछे से सामने आता है, तो वो लड़की घबरा जाती है और लगभग तुरंत अटैक कर देती है। वो अपने कपड़ों के अंदर से कुछ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में गलती से सीधा अपनी तलवार चला देती है। कुछ ही पल बाद पता चलता है कि वो जो निकालना चाहती थी वो कोई वेपन नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा टूथपिक था। लेकिन उस स्ट्राइक से ही बैरन उसकी टेक्निक पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि ये लिंग लॉन्ग स्वॉर्ड सी स्वार टेक्निक है, जो सिर्फ धार्मिक सेक्ट्स में सिखाई जाती है। लड़की तुरंत इनकार करने लगती है, लेकिन बैरन के लिए अब सब साफ होता है कि वो पक्का धार्मिक सेक्ट से है। वो घबराकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा नाटक करे जैसे उसने उसे देखा ही ना हो, और उसे चुपचाप फॉलो करने दे। बैरन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और सीधा वापस जाकर होंग और सेक्ट लीडर को सब रिपोर्ट करता है। वो बताता है कि मानजियो ने किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है। ये सुनकर होंग बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि मानजियो ने कभी अपने भाई को हारते नहीं देखा, इसीलिए उसका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। बाद में टेबल पर बैठे हुए बैरन की नजर एक डॉक्यूमेंट पे पड़ती है, जो हुआंग बैंक सेट के लीडर के बारे में होता है। उसे देखकर उसके मन में शक पैदा होने लगता है। तब होंग समझाता है कि जब बाकी सेक्ट्स ने मिलकर उस पर अटैक किया था, तब हुआंग बैंक का लीडर उनकी मदद करने के बजाय हर किसी पर अटैक कर रहा था, चाहे वो धार्मिक हो या डेमन। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सुनकर बैरन अपना एक पुराना अनुभव बताता है कि जब वो अपने जूनियर्स के साथ हुआंग बैंक गया था एग्जाम के लिए, तब वहाँ का माहौल बहुत खराब था।
उसने देखा था कि वहाँ क्राइम बहुत बढ़ चुका था, बच्चों को किडनैप करके बेचा जा रहा था और पूरी जगह पर अंधेरा सा छाया हुआ था। सेक्ट हुआंग बैंक जो कुछ ही सालों पहले उभर कर आया था, वो धीरे धीरे अपने बुरे कामों के लिए मशहूर हो चुका था। कहा जाता था कि वो अक्सर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहता है। बीरन को भी याद आता है कि उसके एक जूनियर को इसी सेक्ट के लोगों ने नुकसान पहुंचाया था जब वो एग्जाम के लिए माउंटेन से नीचे गया था। जांच पड़ताल के बाद सबका शक और गहरा हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद यही सेक्ट इस पूरी जंग के पीछे है। बैंक तुरंत सजेस्ट करता है कि सीधा हुआंग बैंक के सेक्ट लीडर को पकड़ लिया जाए, लेकिन मेन सेक्ट लीडर इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि अभी तक उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है और अगर गलती से भी उन्होंने किसी को ऐसे ही पकड़ लिया तो उन पर इल्जाम लगेगा कि वो बिना वजह के लोगों को उठा रहे हैं। जब दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है तब बैरन बीच में आकर एक नया प्लान सामने रखता है। वो बताता है कि वो सब लोग मिलकर ये अनाउंस करे कि अब तक जो भी हादसे हुए थे वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। किसी तीसरी शक्ति ने जानबूझकर गुड और इविल सेक्ट के बीच वॉर बढ़ाने की कोशिश की थी। अगले दिन ये खबर ऑफिशियली सब सेक्ट्स में फैला दी जाती है। साथ ही वो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने एक फेक मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है ताकि असली मुजरिम अपने छुपने की जगह से बाहर आ जाए। इन सब के बीच जब बैरन जंगल में जा रहा होता है उसके जूनियर्स चुपके से उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही वो आपस में टकरा जाते हैं और पकड़े जाते हैं। कुलाई उसे शुक्रिया कहना चाहती थी क्योंकि उसने उसे बचाया था, लेकिन वो इतनी शर्माती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती। दूसरी तरफ जीजिन गलती से बोल देती है कि वो बैरन को मिस करती है, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। उनसे बचने के लिए बैरन एक चाल का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि अगर वो लोग उसके स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो पहले उन्हें सभी स्टूडेंट्स में से सबसे बेस्ट बनना होगा। ये सुनते ही तीनों उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद ली शियाओ वहाँ आता है और बैरन से मदद मांगता है। वो जानता है कि अगले दिन उसका मैच चू लियाओ से है और अपनी अभी की ताकत के साथ वो जीत नहीं पाएगा। बेरन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक नई पिल देता है जो असल में उस पुरानी पावरफुल पोशन का बचा हुआ हिस्सा होता है जिसमें 7 पार्ट्स की पावर अभी भी बाकी है। वो वार्न करता है कि इसकी पावर बहुत डेंजरस है और ली शियाओ उसे हैंडल कर पाएगा या नहीं ये उसकी खुद की हिम्मत पर निर्भर करता है। अगले दिन मैच शुरू होता है और फाइट काफी इंटेंस होती है। शुरू से ही ली शियाओ प्रेशर में आ जाता है और मजबूरन अपनी पावर के 3 पार्ट्स अनलॉक कर देता है। ऊपर बैठे एल्डर्स चिंता में दिखते हैं, लेकिन वो बीच में नहीं घुसते जब तक ली शियाओ जीत नहीं रहा। वो उसे जारी करने देते हैं। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है चू लियाओ भी सीरियस हो जाता है। दोनों की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि नॉर्मल इंसान की आंखें उनके मूव्स को फॉलो ही नहीं कर पाती। बैरन के दिए हुए सिग्नल को समझकर ली शियाओ एक छुपी हुई टेक्निक का यूज करता है। वो इनविजिबल नीडल से चू लियाओ के मेरिडियंस को ब्लॉक कर देता है। उसके तुरंत बाद वो लाइटनिंग टेक्निक एक्टिवेट करता है और एक पावरफुल स्ट्राइक से चू लियाओ को गिरा देता है। अगले ही पल चू लियाओ बेहोश हो जाता है। अरेना में जोरदार आवाज गूंजने लगती है। धार्मिक सेक्ट के लोग खुशी से झूम उठते हैं। सिर्फ मांजियो ही होती है जो गुस्से से भर जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। शाम को होंग और सेक्ट लीडर खुद बैरन के पास आते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो होंग बैंक सेक्ट की जांच पड़ताल करे। बैरन तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं है कि वो ऐसा रिस्की काम करे, लेकिन होंग सीधा कह देता है कि मांजियो भी उसके साथ जाएगी। सिस्टम के प्रेशर की वजह से बैरन के पास मना करने का ऑप्शन नहीं बचता और वो मजबूरन हाँ कर देता है। अगले ही दिन दोनों कैरेज में होंग बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। साफ तौर पे दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। रास्ते में उनकी मुलाकात मांजियो की एक साथी लड़की से होती है। उसे देखकर बैरन तुरंत सस्पिशियस हो जाता है क्योंकि ये मिशन सिर्फ उसके लिए और मांजियो के लिए ही होना चाहिए था। जब बैरन एक रिपोर्ट लिखकर होंग को भेजने लगता है तभी वो लड़की अचानक उसकी गर्दन पर नाइफ रख देती है। फिर भी बैरन बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि अगर वो लोग नहीं चाहते कि ये लेटर भेजा जाए तो उनके पास 3 ऑप्शंस है, या तो वो उसकी हर बात माने सफर के दौरान, या फिर टियान को कैरेज से उतर जाने दे, या सीधा उसे मार दे। मांजियो जिसने कभी किसी को खुद नहीं मारा होता वो तुरंत घबरा जाती है और टियान को ऑर्डर देती है कि वो बैरन को मार दे। दूसरी तरफ जांगबे में सेक्ट लीडर बोर हो रहा होता है क्योंकि बैरन अभी तक वापस नहीं आया। उसे याद आता है कि बैरन ने वापस आकर उसके साथ समय बिताने का वादा किया था। तभी धार्मिक प्रोटेक्टर आकर रिपोर्ट देती है कि बैरन अभी एक सीक्रेट मिशन पर है जो सीधा सेक्ट लीडर के ऑर्डर पर गया है। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर बैरन ने खुद हाँ की है तो जरूर कोई बड़ी बात चल रही है। दूर से छुप कर वो ये सब सुन के पहले खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है किसी ने बैरन को मारने की कोशिश की थी उसे गुस्सा आ जाता है और वो बिल्कुल तूफान की तरह उठल पुटल होने लगती है। उधर कुछ लड़कियां प्रोटेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें ऑफिशियल स्टूडेंट्स के रूप में एक्सेप्ट किया जाए ताकि वो और ज्यादा ट्रेनिंग कर सके और एक दिन सबसे टॉप स्टूडेंट्स बन सके। जब वो लोग उस शहर में पहुंचते हैं तो बैरन देखता है कि पूरा शहर पहले से ही बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। उसे चिंता होती है कि ऐसी हालात में जरूर गुंडे और बदमाश लोग खुलकर अपनी मर्जी चला रहे होंगे। ये देखकर मांजियो फैसला करती है कि वो यहाँ व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी, लेकिन जब वो दोनों शहर में घूमकर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। शहर बिल्कुल शांत और समृद्ध होता
होता है जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। मांजियो एक आदमी से बात करती है जो पानी पी रहा होता है। वो ऐसा नाटक करती है कि वो अपने पिता के साथ यहाँ व्यापार के लिए आई है और अब कुछ गुंडों को ढूंढ रही है ताकि उन्हें रक्षा के पैसे दे सके। ये सुनकर वो आदमी हंस पड़ता है और कहता है कि अब उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दो लोगों ने खुद को इस इलाके का रखवाला बताया है और सारे क्रिमिनल्स को यहाँ से भगा दिया है। ये सुनकर बैरन दिलचस्प हो जाता है। वो जानना चाहता है कि आखिर वो दो लोग कौन है। कुछ ही देर में जब वो दोनों सामने आते हैं तो बैरन हैरान हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि सोंगी और किन्यू होते हैं। जैसे ही वो लोग दिखते हैं पूरा शहर उनका हीरो की तरह स्वागत करता है। इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि बैरन उनके पास भी नहीं जा पाता और उसे रात होने का इंतजार करना पड़ता है। रात में वो चुपचाप उनके घर में घुसने का प्लान बनाता है। बाहर के दो ज़ॉम्बी गार्ड्स को चालाकी से बेवकूफ बनाकर वो अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि सोंगी और किन्यू आराम से बैठकर एक कुत्ते को खाना खिला रहे होते हैं। अचानक बैरन की आवाज सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। बाद में बातचीत के दौरान बैरन सीधा किन्यू से पूछता है कि क्या उसे हुआंग बैंक के बारे में कुछ पता है। किन्यू बिना झिझक के सच बता देता है। वो कहता है कि डेमन सेक्ट का कोई आदमी बड़ा हंगामा करने की साजिश कर रहा है जिसमें दूसरे सेक्ट लीडर्स भी फंस सकते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये होती है कि सबके पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रॉयल पैलेस है। वो ये भी बताता है कि आमतौर पर पैलेस खुद किसी और बड़ी पावर का कठपुतली होता है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। ये सब सुनकर बैरन समझ जाता है कि हालात उसकी सोच से काफी ज्यादा सीरियस हैं। वो तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला करता है। जाते वक्त किन्यू उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे गाइड करे क्योंकि लोग उसे हीरो कहते हैं लेकिन उसकी कल्टीवेशन अभी भी लो है और फ्यूचर इतना सिक्योर नहीं लगता। लेकिन बैरन के सिस्टम का ऑर्डर साफ होता है, इसे नजरअंदाज करना। इसीलिए वो बस एक छोटा सा जवाब देता है, मुझे नहीं पता, और वहाँ से निकल जाता है। किन्यू बैरन के उस छोटे से जवाब को अलग ही तरीके से समझ लेता है। वो सोचता है कि बैरन उसे इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अगले दिन सुबह मांजियो टियान को जगाती है और उसे कहती है कि वो जांच पड़ताल के लिए साथ चले। लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि बैरन का बर्ताव उसे अजीब लगता है। वो हर दिन बस आराम से घूमता रहता है जैसे उसे किसी बात की चिंता ही ना हो। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि बैरन पहले से ही वहाँ खड़ा है। वो सीधा कहता है कि वो होंग को एक संदेश भेजे कि उसके पास एक जरूरी जानकारी है। मांजियो उसकी बात पर हंस पड़ती है और उसे बकवास समझकर नजरअंदाज कर देती है। फिर भी आखिर में वो एक कबूतर के जरिए मैसेज भेज देती है। कुछ ही मिनट बाद होंग का खुद का बर्ड वापस आता है रिप्लाई के साथ। ये देखकर मांजियो भी थोड़ी सीरियस हो जाती है और दोनों तुरंत होंग और सेक्ट लीडर क्वान से मिलने निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों एल्डर्स बैरन की गति देखकर हैरान रह जाते हैं। कैसे उसने इतनी जल्दी इतनी बड़ी जानकारी जमा कर ली। दूसरी तरफ डेमन सेक्ट के हेडक्वार्टर्स में कुछ मिस्टीरियस लोग एक साजिश रचते हुए दिखते हैं। वो लोग किन्यू ब्लड फायर सेक्ट के लीडर के बेटे को मारने का प्लान बना रहे होते हैं क्योंकि वो हुआंग बैंक एरिया में उनके रास्ते का कांटा बना हुआ है। जब बैरन ये सब जानकारी साझा करता है तो होंग उससे पूछता है कि उसे ये सब कहाँ से पता चला। बैरन सीधा जवाब देता है कि ये सब एक दोस्त से मिला है। जब और डिटेल में पूछा जाता है तो वो बताता है कि वो दोस्त ब्लड सेक्ट के लीडर का बेटा है। इतनी जरूरी जानकारी देने के बदले होंग उसे एक रेयर मैजिक वेपन देता है, क्लाउड डॉग। वो समझाता है कि इसे बस एक फूंक मारकर एक्टिवेट करें और एक क्लाउड क्रिएट होगा जो उसे कहीं भी ले जा सकता है। साथ ही वो उसकी ऑरा को भी छुपा देगा ताकि दुश्मन उसे ट्रैक ना कर सके। बैरन उत्सुकता के साथ तुरंत उसे ट्राई करता है। जैसे ही वो उस पर चढ़ता है वो बिल्कुल सन वुकोंग के क्लाउड जैसा लगता है और अगले ही पल वो तेज रफ्तार से आसमान में उड़ जाता है। दोनों सेक्ट एल्डर्स बैठकर ये सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें एम्परर को वार्न करना चाहिए या नहीं। लेकिन होंग शांत रहकर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि अगर परेशानी है तो बस राजा को ही बदल दो और उसके हिसाब से उसके लिए सबसे परफेक्ट बंदा वही लड़का है जो अभी अभी गया है, यानी बैरन, क्योंकि वो होशियार भी और कीमती भी। उधर बैरन जो अपने नए मैजिक वेपन के साथ उत्साह में उड़ रहा होता है वो अचानक कंट्रोल खो देता है और सीधा आसमान से गिर पड़ता है। वो जमीन पर ऐसे लैंड करता है कि सीधा उसका पिछला हिस्सा लगता है और वो दर्द से चिल्ला उठता है। जब वो वापस सेक्ट पहुंचता है तो सेक्ट लीडर उसे देखते ही दौड़ कर आती है और बिना कुछ सोचे उसे जोर से गले लगा लेती है। वो उसके शरीर को चेक करती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे की फिक्र कर रही हो। बैरन इससे बचने के लिए तुरंत अपने जूनियर के पीछे छुप जाता है। तब उसे पता चलता है कि जब उस पर हुए हमले की खबर पहुंची थी, सेक्ट लीडर बहुत चिंता में थी और तुरंत बदला लेना चाहती थी। बैरन उसे समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर वो होंग से मिला हुआ मैजिक वेपन भी वापस देने की कोशिश करता है। लेकिन सेक्ट लीडर मना कर देती है और वो कहती है कि आगे और भी खतरे आ सकते हैं, इसीलिए बैरन के पास ये रहना ही बेहतर है। बैरन के सिस्टम में तुरंत वार्निंग आती है कि उसे अपना वादा निभाकर वेपन वापस करना चाहिए, लेकिन उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि सेक्ट लीडर उसे पकड़कर अंदर खींच लेती है। वो कहती है कि आज वो वही खेल खेलेंगे जिसका जिक्र बैरन ने पहले किया था। बैरन मना करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार उसकी एक नहीं चलती। इसी दौरान कैपिटल सिटी में एक भयंकर आग लग जाती है। किन्यू और उसका अडॉप्टेड भाई तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और लोगों की मदद करते हुए आग बुझाने लगते हैं। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होता है कि ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं है क्योंकि जो अटैकर इसके पीछे है वो उन दोनों से कई ज्यादा पावरफुल है। कुछ ही वार के अंदर किन्यू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, उसका खून निकलने लगता है और उसके साथी भी एक एक करके हार जाते हैं। जब असैसिन सोंगी की तरफ बढ़ता है तब किन्यू जमीन पर गिरते हुए उसका पैर पकड़ लेता है और विनती करता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो अटैकर और भी ज्यादा निर्दयी हो जाता है। वो चाहता है किन्यू अपनी आंखों के सामने सोंगी को मरता देखे।
जैसे ही वो अपनी तलवार से वार करने वाला होता है, तभी अचानक चूरियाओ वहां पहुंचता है और एक ही स्ट्राइक में उस असैसिन को मार गिराता है। इस हादसे के बाद पता चलता है कि हुआंगबेंग सेक्ट को 2 बड़े एल्डर्स ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। बाद में सेक्ट लीडर शी बैरन को बुलाकर कहता है कि अगर भविष्य में वो दोनों एल्डर्स उसे कभी कुछ करने को कहे तो उसे बिना सोचे मान लेना चाहिए, क्योंकि पूरा सेक्ट उसका सपोर्ट करेगा। तभी बैरन के सिस्टम में एक डेंजरस वार्निंग आती है, हेवन लेवल चॉइस। इसका मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है जो जियांग बेंग के पूरे विनाश का कारण बन सकता है। इसी बीच सेक्ट लीडर की बेटी अपनी कल्टीवेशन पूरी करने के बाद अपने होने वाले पति से मिलने जाती है। वो सीधा उससे रिश्ता तोड़ने की बात करती है। वो लड़का सिर्फ 3rd स्टेज की रिफाइनिंग पर होता है, जो उससे काफी नीचे है, इसीलिए वो उससे चैलेंज देती है 3 साल बाद सेक्ट में आकर उससे डुएल करें। अगर लड़का जीत गया तो वो उससे शादी करेगी और अगर वो हार गया तो उनका रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। ये सब सुनकर बैरन के दिमाग में अचानक एक भयंकर भविष्य की छवि बनने लगती है। उसे लगता है कि वो लड़का 3 साल तक पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करेगा और फिर डुएल में जीत जाएगा। इससे सेक्ट के लीडर की बेइज्जती होगी और गुस्से में वो उस लड़के को मारने के लिए हथियारे भेजेगा, लेकिन वो लड़का बच जाएगा और फिर बदला लेने के लिए वापस आकर पूरे सेट को बर्बाद कर देगा। ये सब समझते ही बैरन एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो तुरंत एक लेटर लिखता है और अपने उस स्टूडेंट को भेज देता है जो अभी बाहर ट्रेनिंग पर है। उसकी बस एक ही उम्मीद होती है कि शायद ये घटना होने से पहले ही रोक दी जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मैंने इसे बनाने में जितने एफर्ट्स हो सकते थे अपनी तरफ से डाल दिया, इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और हाँ, कमेंट में बताना कि ये एनीमे आपको कैसा लगा, क्योंकि ये शायद एक ऐसा एनीमे है जिसे अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट किए बिना तो जाना ही मत। और हाँ, वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा व्यूज गेन कर सके और मैं जल्द ही ऐसे ही अमेजिंग एनीमेज को रिकैप कर सकूं।